टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं जियार खान, आपका मेज़बान, और जैसा प्रोग्राम वैसा ही मेरा मेहमान। आज के मेरे इस पॉडकास्ट और जेम कास्टिंग के प्रोग्राम में, आज की इस एपिसोड के अंदर जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनके बहुत सारे हवाले हैं। उनमें से चंद हवालों में से जो हवाले आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो ये हैं कि ये एक राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, साथ साथ ही एक एडिटर हैं न्यूज़पेपर के, और न्यूज़पेपर के एडिटर के होने के साथ साथ ही एक न्यूज़पेपर के ऑनर भी रहे हैं अपने वक्त में, और उसके साथ साथ ये ट्रांसलेटर हैं। अब ये ट्रांसलेटर होने के साथ एक बहुत बड़ा मामला है, कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हम ट्रांसलेटर होने के हवाले से भी बाद में भी बात करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ ये टीचर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होने की हैसियत से ये गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट हम आज के हमारे मेहमान की जानिब। आपका नाम है जनाब साबिर फयाज़ साहब, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आए। और आपको मैं बताता चलूँ कि जी हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली है पॉडकास्टिंग, ठीक है। अच्छा, हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अच्छा, ट्विस्ट हमने इस तरीके से किया है कि हमने इसको पॉडकास्टिंग की जगह हमने इसको जैम कास्टिंग कर दिया है। अब जैम का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, जैम का मतलब होता है कि एक ऐसा अनमोल पत्थर कि जिसकी कोई कीमत नहीं, क्या, ठीक है, एक अनमोल चीज़। तो हमने इसको पॉडकास्टिंग की जगह जैम कास्टिंग कर दिया। आप मेरे लिए इस प्रोग्राम के अंदर जैम हैं। अच्छा, इस तरह के जैम्स हैदराबाद शहर के अंदर जा बजा बिखरे नज़र आते हैं, लेकिन बात यह है कि जौहरी जो होता है वही पहचान पाता है। तो मैंने अपने तय कोशिश की है कि आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ करूँ और आपसे बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर सकूँ। तो आपका, जैसे मैंने अभी तारुफ़ कराया है कि जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि आप राइटर भी हैं एक वक्त में, साथ साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, टीचर भी हैं, और बहुत सारे, आप रिसर्चर भी हैं माशाल्लाह। और तो रिसर्च के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगा साबिर साहब कि आप मुझे थोड़ा सा अपना फैमिली का जो मामला है, आम तौर पर हम जो है वो फैमिली बैकग्राउंड पर के हवाले से बात करना ज़रा कम ही पसंद फरमाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको कुछ थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिले, और ताकि उनको ये पता हो कि नहीं जी, दुनिया का अख्ताम नहीं हुआ अभी, और भी बहुत सारे अभी दुनिया में मामलात हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ठीक है जी सर, थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई, आपने तफसीली तारुफ कराया। फैमिली में उन ख़ानदानों में से मेरा ख़ानदान एक है जो आज़ादी के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरी वालिदा, ये सब उस खानवादे से इनका ताल्लुक़ था जो हिजरत कर एक नई सरज़मीन को अपना वतन बनाने के लिए आए थे। मेरा जन्म इस धरती पे हुआ, इस शहर में, जिसे शहर निगारा में कहता हूँ, हैदराबाद में। यही मेरा जन्म, शहर निगारा। तो यहाँ मेरा चाहूँगा, लेकिन बाद में पहले आप अपनी बात कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मेरा जन्म हुआ, और एक इलाका है अफंदी टाउन का, उसके साथ एक मुतसिल इलाका है पिंजरापोल का, वहाँ हमारी रिहाइश थी। मेरे वालिद साहब का फर्नीचर का काम था, कारोबार था, ठीक है, और एक ज़माने में बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो वो कारोबार ज़ाहिर है कि कुछ क्राइसिस का शिकार रहा, लेकिन बड़ी अच्छी हमने ज़िंदगी गुजारी। सरकारी स्कूल में, जिन्हें पीले स्कूल भी कहते हैं, वहाँ से मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की। पिंजरापोल में एक स्कूल था, वारसिया मुस्लिम हाई स्कूल। ठीक है। इसके बाद सेट कमालुद्दीन हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, और आजकल यूनिवर्सिटी हो गई है, गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी। वहाँ से मैंने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन बीएससी और इंटर के जो वो है तालीम के मराहिल वहाँ तय किए, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से एमए उर्दू किया। इसके बाद फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हाल ही में मैंने एमफिल भी मुकम्मल किया है। माशाल्लाह, ये मेरा तालीमी प्रोफाइल है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब इसमें आपके जो बहन भाई हैं, उसमें आपका जो है वो कौन सा नंबर है? अच्छा, मेरा गुलाम रसूल भाई भाइयों में पहला नंबर है, मैं बड़ा भाई हूँ। ठीक है। और मुझसे बड़ी जो है 3 बहनें थी, और 3 भाई मुझसे छोटे हैं। ठीक है। हम कुल 8 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर चौथा था।
अच्छा, तो आपने कहा कि भाइयों में आप बड़े हैं, जी जी तो माना बहन भाइयों में सबसे बड़ी यकीनन कोई ना कोई बहन है। जी जी जी। अच्छा, आम तौर पर हम जिस माशरे में रहते हैं तो वहाँ पर ये वाली बात बहन भाइयों के अंदर थोड़ा सा जेलसी का आंसर नज़र आता है कि जो या तो घर में सबसे पहला बच्चा होता है वो बड़ा आंखों का तारा होता है, या जो सबसे छोटा होता है वो आंखों का तारा होता है। आप असल में बीच में दरमियान में हैं, लेकिन आपको एक एडवांटेज मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि आप लड़कों में जो है वो सबसे पहले नंबर पर हैं। तो आप इस बात को किस तरीके से? सर मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ हाँ, जिन्हें अपने घर में बहनों की, भाइयों की, माँ बाप की और मेरे जितने भी अजीज़ व अकारिब थे और बहले वाले सबका मैं लाडला रहा हूँ और आँख का तारा रहा हूँ। ये मतलब मैं अपना शुमार खुश नसीब तरीन बच्चों में करता हूँ इस हवाले से। तो मुझे किसी भी किस्म की कोई जो है आज तक उसकी कसक या कोई कमी महसूस नहीं हुई। मेरा बहुत ही अच्छा, बड़ा कंफर्टेबल किस्म का और बड़ा पसंदीदा जो बच्चे होते हैं, इस तरीके से मेरा पूरा बचपन गुजरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ साहिब भाई ये बताइएगा कि पर्सनालिटी, जी, आप पर्सनालिटी में अपने आप को कहाँ रेट करते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी थी आपकी? सर मैं बड़ा हम्बल किस्म का होता था, सीखता था। अखलाक जो है वो गुलाम रसूल भाई मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। ठीक है, मैं बड़े अखलाक से गुफ्तगू करता था ठीक है, और बड़ा हम्बल रहता था। मेरी बचपन की एक आदत है, वो मेरे दोस्तों ने मुझे मेरी तवज्जो मबसूल कराई, मुझे नहीं अंदाज़ा था, जो मेरी शख्सियत का एक हिस्सा है कि मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जी हाँ, वो तो नज़र आता है। मेरी भी पहली मुलाकात हुई थी तो वो आपने जो है वो बड़े वार्म वेलकम किया था तो मुझे, ये मेरी शख्सियत का हिस्सा रहा। जी जी बिल्कुल। तो वो स्टाइल जब बचपन से मेरा ये अंदाज़ रहा, गैर महसूस तौर पे मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गया और वो इस तरह जुड़ा कि आज तक मेरी ज़िंदगी का, मेरी शख्सियत का, मेरे अंदाज़ का, मेरे रोज़ व शब का हिस्सा है। और आप इसको मेरा हिस्सा समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें शख्सियत की जो एक शख्सियत साजी जिसको हम कहें, अगर मैं कहूँ इसको, तो उसमें आपकी इस शख्सियत के डेवलप होने में ज़्यादा असर किसका है, फैमिली का है या मुआशरे का है? सर मेरी वालदा का इब्तिदाई हिस्सा रहा। वो बड़ी नफीस खातून थी, उनकी तालीम कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो समाजी और ख़ानदानी जो रिवायात थी वो उसका भरपूर हमें उसमें अक्स नज़र आता था। तो उन्होंने उसी अखलाकी इक़दार पर हमारी परवरिश की। बचपन से हमें अखलाकियत का दर्स देती, हमें बताती कि किस तरीक़े से लोगों से मिलना है, बात कैसे करनी है, तालीम कैसे हासिल करनी है, आपकी नशिस्त, आपकी बर्खास्त, आपका लिबास। ये हमारी वालदा ने, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनका बड़ा एहसान है शख्सियत पे कि पहला जो तरबियत है वो तो वहाँ हुई। उसके बाद वो मैं एक जगह पढ़ रहा था अंग्रेज़ी अदब में कि वर्जिल ने एक दफ़ा लिखा कि होमर को पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक अज़ाब आ गया। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि 9th का और 8वीं का ये दौर था, किताबें पढ़ने का चस्का लग गया और किताबों ने ज़िंदगी जो है वो किताबी सी बना दी। हाँ, तो ये हुआ वह ज़िंदगी। अच्छा, अब इसमें मैंने एक सवाल रखा था, तो अब उस सवाल को करने की गुंजाइश तो नहीं छोड़ी आपने, लेकिन मैं फिर भी दोहरा देता हूँ आपके सवाल। जवाब नहीं है अब तो चाहिए मुझे उसका कि तालीम से शगफ़ था या नहीं था सर? तो वो तो अब आपने। सर मैं बड़ा अच्छा तालिब इल्म रहा और अच्छे दर्जों में हमेशा पास होता रहा। ठीक है, बड़ा मेहनती था, मेहनत करके कोशिश करता था कि तालीम हासिल करूँ। और इसके अलावा जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत एक्टिव रहा, तरीके से, भरपूर तरीके से। बिल्कुल ये रहा। तो हम स्पोर्ट्स में भी हुआ करते थे। मैंने कॉलेज के ज़माने तक हॉकी भी खेली और स्कूल के ज़माने में भी हॉकी खेली, दीगर गेम में भी हिस्सा लेते रहे, तकरीरी मुकाबले भी क्या करते थे और पेंटिंग्स भी करते थे। तो ये सारे जो फ़नून लतीफ़ा हैं उसमें उससे शगफ़ भी रहा और उससे ताल्लुक़ भी रहा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें आपने गुफ्तगू में जो है ना वो बहुत सारे पहलुओं को उजागर कर दिया कि जिस पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे मज़ीद उसको खंगालूँ और बात करूँ। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि खेल के हवाले से हॉकी हमारे यहाँ बिल्कुल अपने वेंटिलेशन पर है, उसकी बुनियादी वजह। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हॉकी जब हमारा ज़माना था तो हम देखा करते थे कि वो बाकायदा हम स्कूल में और कॉलेज में खेला भी करते थे। असल में मैं समझता हूँ कि सरकार ने हमारे कौमी खेल को मार दिया है। सरकार की जो पॉलिसी रही, हुकूमती पॉलिसी रही, जो मफादात रहे, उसने इस ऐसे गेम को जो पाकिस्तान का फ़ख्र था
और जिसमें पाकिस्तान किसी ज़माने में पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल की टीम हुआ करती थी, उसे हमारी सरकारी पॉलिसी साज़ों ने दफन कर दिया है। और भी कई चीज़ें हैं। तो हॉकी की हालत देखकर तो अब दिल खून के आंसू रोता है। हकीकत ये है, उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैं कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा करता था, तो बाकायदा हम लोग हॉकी खेला करते थे। हम सबके पास हॉकियाँ हुआ करती थी। और उसके बाद फिर कुछ इनकलाब आ गया और क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पॉपुलर गेम है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर जो खेल हैं उनकी भी सरपरस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स की भी एक कमी है गुलाम रसूल भाई। जब हम हॉकी खेला करते थे तो हमें आस्ट्रो टर्फ के बड़े मसाइल का सामना था। यहाँ ये पाकिस्तान के एक बड़े शहरों में इसका शुमार होता है, और बदकिस्मती ये है कि दीगर ग्राउंड्स की तरह यहाँ आस्ट्रो टर्फ भी नहीं था। आज अगर कोई नौजवान हॉकी खेलना चाहता है, हॉकी एक महंगा खेल भी हो गया है अब, हाँ, महंगा तो उसे दस्तयाब नहीं है, उसे सहूलत है, उसे ग्राउंड्स, उसे दीगर चीज़ें दस्तयाब नहीं है। तो शायद ये वजह भी इसकी नाकामी की हो सकती है। नाकामी की वजह आपने ये बताई इस तरह से। और भी बहुत सारे महरक़ात हैं यकीनी तौर पर इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पर थोड़ा सा मैं वजाहत चाहूँगा आपसे कि जैसे तरबियत के हवाले से आपने कहा कि वालदा का आपने बड़ा असर बताया कि वो बहुत सारी बातें आपको इखलाकी तौर पर वो बताया करती थीं और सिखाया करती थीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी और मेरी आपकी जो जनरेशन है, उस जनरेशन के पेरेंट्स तक ही ये सिलसिला रहा। कि आपको लगता है कि आज के दौर में भी माएँ इस तरह की तरबियत या इखलाकी तौर पर बच्चों की ग्रूमिंग और उनको सही और गलत में तमीज़ सिखाना, या अभी भी वो रिवायात बाकी हैं या वो भी दम तोड़ती जा रही हैं? ये तो गुलाम रसूल भाई आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया इस वक्त। ऐसा लगता है आपकी दुखती रग नहीं है, ये मेरी भी दुखती रग है। मैं बड़ा दिल जलता है। तो मैं कोशिश होती है कि जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस तरह के मैसेजेस आम फहम लोगों तक पहुँचा दें, इंतहाई सादा सी गुफ्तगू करके। सर मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जो हमारा मुआशरा तब्दीली के जिन मराहिल से गुजर रहा है और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ ने हमारे मुआशरे में ना सिर्फ जिसको तब्दील कर दिया है बल्कि उसकी बहुत सारी अखलाकी इक़दार का भी ख़ात्मा कर दिया है। तो हमारी जो ख़वातीन हैं और वो ख़वातीन जो जवान माएँ हैं और इस कौम के बच्चों की तरबियत का जिन्हें फ़रीज़ा अंजाम देना चाहिए, उनके पास अब वक्त नहीं रहा है। और वक्त कहाँ चला गया? कुछ तो वर्किंग वुमेंस होती हैं, उनकी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन नहीं होती और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ अदा करती हैं, उनके पास भी वक्त नहीं है। ये जो गैजेट्स हैं, ये हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का, उनकी तरबियत का ये सारा वक्त खा गया है। और ये एक अफरीत है और इसका एहसास हमें अभी नहीं हो रहा। जब ये बच्चे बलूगत के मराहिल तय करके अमली ज़िंदगी में आएंगे तो उस वक्त शायद माशरे के तज़िया करने वाले लोग या मुहक्किकीन इस नुकसान का अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे यहाँ जो घरेलू तरबियत के जो मराकिज़ हुआ करते थे वो किस तरीक़े से इस टेक्नोलॉजी ने तहवा बाला कर दिए हैं। ये अजीम नुकसान है। इसका अंदाज़ा शायद हमारी नेशन को आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के होता रहेगा। सही, ये है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूँकि इस पर बात हमारी चल ही रही है, तो एक छोटी सी बात और मुझे बताते जाइए कि आपने बाकायदा तालीम, मैं सिर्फ लफ्ज़ तालीम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे माशरे से तरबियत निकल गई है। जी जी। पहले जब हम छोटे थे, आप अपनी टीन एज पीरियड में, स्कूल लाइफ में, जिसका आपने जिक्र किया पीला स्कूल, तो वो पीले स्कूल में तो खैर मैं भी गया हूँ। तो वहाँ पर हम ये सुना करते थे स्कूलों में कि जी तालीम और तरबियत, लेकिन अब सिर्फ तालीम रह गई है। तो बाकायदा तालीम का सिलसिला आपने कब स्टार्ट किया और वो मोटिवेशन आपको किस तरह से मिली? कोई ड्राइविंग फोर्स थी या ख़ुद से आपके अंदर एक जहद थी? गुलाम रसूल भाई, ये ज़माना था प्राइमरी का और आप और हम सब एक निज़ाम से निकले हैं और एक निज़ाम का हिस्सा हैं जी। हम ही जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में किस तरीक़े से तालीम दी जाती है। चौथी क्लास का शायद वो दौर था। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाने की लत डाल दी। कहानियाँ सुनाने की एक दिन होता था, उस दिन मखसूस था, एक कहानी का इंतखाब वो किया करते थे जो शहजादियों की माफ़ोकुल फितरत ख़याली दुनिया की कहानियाँ हुआ करती थी।
प्राइमरी के स्टूडेंट्स को, हाँ, एक ऐसे तालिब इल्म को या और दीगर तालिब इल्मों को जो अभी जिनका शऊर जो है वो पुख्तगी के रास्ते पर जो है सफ़र कर रहा था, जी जी, तो उन्होंने एक चस्का लगा दिया हम्म, कहानियाँ सुनने का। कहानियाँ जब आप सुनते हैं, जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो आप नई दुनियाओं को दरियाफ्त करते हैं, बिल्कुल नए नए ख़यालात से आगाही होती है, बिल्कुल, नए नए किरदार आपके जहन तक जो है वो रसाई हासिल करते हैं, हाँ, और आप तख्लीकी अंदाज में सोचना शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वो दौर था जो मेरी ज़िंदगी में आइंदा तब्दीली का बाइस बना। मैं आज भी उन उस्ताद को, जतोई साहब हम उन्हें कहा करते थे, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में आज भी याद करता हूँ, और उनका मेरी ज़ात पर एहसान है और मेरे जैसे दीगर लोगों की ज़ात पर एहसान है कि उन्होंने चौथी क्लास में हमें किताब पढ़ने, कुतुब बीनी की जो आदत या लत या चस्का लगाया, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। तो आप उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। वो मेरे मौसी ने जनाब वो। वाह, चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छा जो है वो मुझे इस हवाले से बताया कि आपने अपने माजी के हवाले से अपने उस्ताद की जो सलाहियत थी कहानी सुनाने की, तो उस हवाले से आपने मुझे बताया, और कहीं ना कहीं ये वाली बात आप में पेवस्त हो गई, जो कि बाद में जाकर के जिसने आपको राइटर बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा आपकी हुआ, ये बात सुनकर बिल्कुल के। ऐसा हुआ। तो अब उस राइटर बनने में आपने जो है वो जब ये लफ्ज़ आ जाता ना कि एक लिखारी बनना या राइटर बनना, तो वो बड़ा संजीदा किस्म की चीज़ जहन में आती है। आम तौर पर आम फहम अंदाज में हम बच्चों को भूल जाते हैं, लेकिन आपने जो अपना मैदान चूज़ किया तो उसकी बुनियादी वजह यही वाली है कि जो आपके उस्ताद ने आपके साथ आपके बचपने में जो कहानियाँ सुनाई, तो गालिबन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसी बात को अपने लिए ड्राइविंग फोर्स बनाया और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। असल में बच्चों की जो कहानियाँ हैं उसमें जो किरदार होते हैं माफोकुल फितरत, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप उन कहानियों का हिस्सा है। वो किरदार जो मुख्तलिफ ऐसी ताकतों के मालिक होते हैं जो आम इंसान नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ दास्तानों की, दास्तानों के किरदारों की। आज का जो दौर है, आज के दौर में तो सुपर हीरोज़ बहुत ही मुख्तलिफ हो गए ना हमारे बच्चों के। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सुपर हीरो थे वो मुख्तलिफ दास्तानों के किरदार थे, और वो ज़िंदगी को जी कर लड़ कर जिद्दोजहद कर कर गुजारते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़ात में जी जी, लड़ने का हौसला पैदा करते हैं। अच्छा, जब बच्चों को हम कोई कहानी सुनाते हैं, कोई ताकतवर जिन होता है, कोई अफरीत होता है, कोई बहुत ही बला होती है, और कोई हीरो से लड़ रहा होता है, तो ग़ुलाम रसूल भाई ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए नहीं होती। वो छोटा बच्चा उस हीरो में अपना अक्स देख रहा होता है। वो बच्चा थोड़ी देर के लिए ये भूल जाता है कि इस कहानी का जो हीरो बदी की ताकतों से मुकाबला कर रहा है ये कोई ख्याली किरदार नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये मैं हूँ। ये जो चीज़ें हैं उस बच्चे में पॉजिटिव चीज़ें पैदा करती है, उसमें हौसला पैदा करते हैं, उसको ये बताते हैं कि अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। वो मुश्किल पे अपना हौसला बरकरार रखता है, उसमें टेम्परामेंट पैदा होता है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो गई है। अब आज का हमारा जो बच्चा है उसके सुपर हीरोज़ कार्टून किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं। ये कार्टून कैरेक्टर्स उसका एक मनफी पहलू ये है कि मार धाड़ के कायल होते हैं। अब बच्चा तशद्दुद अपना रहा है। बिल्कुल ऐसे हमारे बच्चे ये कार्टून्स देखकर उनके मिजाज में बरहमी आ रही है, बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। जब उनका झगड़ा होता है तो सोचते हैं कार्टून कैरेक्टर की तरह दूसरे बच्चे को डेमोलिश कर दें। हाँ, तो ये बहुत ही भर में ख़त्म कर दें, जैसे कि वो गेम्स के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक जो है रुझान है जिसकी को हमारी सोसाइटी के वो लोग जो थिंक टैंक्स होते हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, आपने जो स्टोरीज़ लिखी हैं बच्चों के हवाले से और उस पर आपकी कुछ कुतुब भी पब्लिश हुई हैं, तो एक तो मैं इसमें ये चाहूँगा कि कुछ हवाला आप थोड़ा सा वो अपनी कुतुब के हवाले से मुझे बताइए, और फिर उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो उसमें आप जो आपने मौज़ूआत चुने हैं, ठीक है,
उन पर भी थोड़ी सी। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ऐसा है कि मैंने बच्चों के तमाम पर्चों में हमदर्द, नौनिहाल से लेकर जितने भी पाकिस्तान में निकला करते हैं, आजकल तादाद कम है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन सारे पर्चों में मेरी कहानियाँ शाया हुई हैं, जिनकी तादाद कोई 250 के करीब है। मेरी 2 किताबों को, एक किताब है बड़ा आदमी, इसे 2004 में नेशनल बुक फाउंडेशन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 10,000 कैश अवार्ड दिया गया था, और दूसरी किताब है उम्मीद, ये भी बच्चों की कहानियों की है, इसे 2005 में, उसे 2004 में और इसे 2005 में 10,000 कैश अवार्ड इसको भी दिया गया था। तो मेरी कुछ कहानियाँ सिंधी में तर्जुमा भी हुई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे छपी हैं, और दीगर लोगों ने की, ये मैंने नहीं किए, तर्जुमा दीगर लोगों ने किए। तो ये जो है वो बच्चों के अदब का सफ़र है। मैंने 9वीं क्लास से लिखना शुरू किया, और मकसद आम तौर पे ये होता है कि बच्चों को तफरीह फराहम की जाए, लेकिन बिटवीन द लाइंस, जिस तरह हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, और उर्दू में बैनुल सतूर कहते हैं, बिल्कुल, तो अंदर कहानी में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। वो मैसेज उनकी किरदार की तरबियत करता है। बिल्कुल ऐसे मैं अपने मैसेज को प्रोपेगेंडा नहीं बनाता, मैं एलानिया तौर पर बच्चे को ये नहीं कहता कि आप वक्त की पाबंदी करें, लेकिन मेरे किरदार, मेरी कहानी जिस अंजाम से, जिस अंदाज में आगे बढ़ती है और अंजाम से दोचार होती है, वो बच्चे को गैर महसूस तौर पे एक पैगाम दे जाती है कि उसको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, हमारा बच्चा, मतलब देखिए ना, वाज में और कहानी में फ़र्क होना चाहिए। कहानी पढ़ने का सिलसिला आगाज़ ही दिलचस्पी की वजह से हुआ था, तो ऐसी कहानी जो गैर दिलचस्प हो, जिसको देख कर लगे कि ये बाकायदा किसी मैसेज का ऐलान है, तो बच्चा वो कहानी नहीं पढ़ेगा। उसे आपको कहानी पढ़ानी पड़ेगी। कहानी में जानवरों के किरदार होते हैं, उनकी हरकत और सकनात, उनके मकाल में वो मैसेज दे रहे होते हैं, और ऐसा मैसेज जिससे बच्चे की किरदार साजी हो। उसकी तरबियत के फ़राइज़ भी एक अदीब अंजाम देता है, उसके किरदार साजी के फ़राइज़ भी एक अदीब अंजाम देता है। इसके अलावा अपनी सकाफ़त से भी उसे रोशनास कराता है, अपनी ज़ुबान के से भी उसे रोशनास कराता है, अपनी तारीख़, अपनी इक़दार, वो भी अपनी कहानियों में समो देता है, लेकिन गैर महसूस तौर पे। ये सारी चीज़ें एलानिया नहीं होती, ये बच्चे की तरबियत, उसके किरदार का हिस्सा बनती जाती है। अब इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहानियों का तज़किरा यहाँ छेड़ा है, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने का या बच्चों को कहानियाँ पढ़ने की तरफ राग़िब करने का मामला आज के दौर में ये बहुत पीछे छोड़ा है। अब मीडियम जो है वो बिल्कुल यकसर चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस हवाले से आपकी क्या एफ़र्ट्स हैं आज के दौर में कि जो आपने काम किया है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको आज के दौर में, आज के जो मॉडर्न टूल्स हैं, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, कि जिस तरीके से अभी हम बैठ के पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जी ये साबिर साहब हैं, इन्होंने जो है वो बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं। अब बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा, या पेरेंट्स है वो आज के दौर में नहीं पढ़ेगा, या किताब तलाश करे। तो आप चाहेंगे, या आपकी क्या आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं इस हवाले से कि अपने मैसेज को, अपने ही लिखे हुए काम को आप इस तरह के मौज़ूआत के हवाले से आगे बात पहुँचाएं? नहीं, आपने अच्छी बात की। असल में गुलाम रसूल भाई देखें, जब वक्त चेंज होता है तो मीडियम तब्दील होते हैं, और अगर आप मीडियम के साथ चलने की ताकत, सलाहियत या एहलियत नहीं रखते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हमने देखा कि एक ज़माने में किताब का दौर था और अखबारात का दौर था, प्रिंट मीडिया का दौर था, लेकिन जब वक्त बदलने लगा तो एकदम एक वेव आई, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़िंदगी के हर एक शोबे पर छा गया। अच्छा, फिर एक और वेव आई, 20 साल का वो वक्त था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी उरूज पर था, अपनी बुलंदियों पर था, और हमने देखा कि वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और एक नया मीडियम दुनिया में वजूद में आ गया जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं या डिजिटल मीडिया कहते हैं। ये डिजिटल मीडिया जो है वो इस वक्त इंतहाई ताकतवर मीडियम है। अब इसी तरीके से बच्चे कहानियाँ ज़रूर मतलब सुनना चाहते हैं, अब पढ़ना नहीं चाहते। यही बात है। अब वो चाहते हैं कि उन्हें कहानियाँ सुनाई जाएं, अब वो चाहते हैं उन्हें कहानियाँ दिखाई जाएं। आज का बच्चा वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था।
अब किताबें भी डिजिटलाइज हो गई हैं। आज का बच्चा किताबें ज़रूर पढ़ता है लेकिन डिजिटल किताबें पढ़ने का उसमें रुझान है। इसी तरीके से वो कहानी पढ़ना नहीं चाहता, सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है। तो इसी तरीके से जो आज के दौर के बच्चों के अदीब हैं और दीगर जो रसाइल हैं बच्चों के, वो भी अपने टूल्स तब्दील कर रहे हैं जी जी। और वो नए ज़माने के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये इस ज़माने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं ये सोच रहा हूँ अभी बैठकर आपकी गुफ्तगू सुनकर, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ही की कहानियाँ जो आपने किताबी सूरत में छपी हैं, कि आप ही की कहानियों को हम बच्चों के ज़रिए इस तरह के प्लेटफॉर्म से बच्चों तक पहुँचाएँ, उनसे ये कहानियाँ सुनवाएँ? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा तो बच्चों का अदब भी महफूज होगा और उसकी तरवीज होगी बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कि रीडरशिप कम हो रही है, व्यूवरशिप बढ़ रही है। तो जब रीडरशिप कम हो रही है और व्यूवरशिप बढ़ रही है तो फिर हमें उसको दिखाने का एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल ये एक अच्छा आइडिया और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी इजाज़त से अगर आप इस बात को मुनासिब समझें तो हमारे बच्चे हैं छोटे माशाल्लाह। जी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, मुझे खुशी तो होगी। अगर हम ये तजर्बा करना चाहें कि जी आपका जो लिखा हुआ काम जी है, गुलाम रसूल भाई, उनको जो है वो बच्चों के ज़रिए यहाँ बिठा करके या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिठा करके जो है वो बच्चों से ये सर मुझे बेहद खुशी होगी। बिल्कुल मैं इस हवाले से जैसे हुक्म करेंगे हाजिर हूँ। अच्छा, अब आपकी जो लाइफ है, जो स्ट्रगलिंग लाइफ है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, सारे मामलात हैं, अच्छे मामलात भी हैं, कुछ तलखियाँ भी यकीनन तो होंगी, और उस स्ट्रगल के अंदर आपने बहुत सारे नुकसान भी उठाए होंगे और बहुत कुछ हासिल भी किया होगा। तो अभी तक जो मैंने आपके मामलात को जांचा है, जो देखा है, तो उसमें बहुत सारी जहतें नज़र आती हैं कि एक तरफ जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था अपने कि आप राइटर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें नज़र आती हैं। तो एक तरह से मैं इसको तज़ाद का लफ्ज़ तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस है लाइफ में कि एक तरफ आप जो है वो राइटर बन गए, राइटर के बाद फिर जर्नलिज़म में भी राइटिंग का काम है, लेकिन वो एक अलग मीडियम है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो वो जर्नलिज़म की तरफ जाने का मामला वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में? सर ये आपने अच्छा सवाल किया गुलाम रसूल भाई। मैं ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक काम किया ऐसे, मैंने पढ़ा है और लिखा है। कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी कोई दुकान नहीं खोली, कभी कोई और काम नहीं किया। मैंने लिखा है और पढ़ा है, पढ़ता था और लिखता था। ये मैं इन मानों में कहता हूँ कि तालीम मेरी जा रही थी और इसके साथ साथ ही मैं अदब की तरफ आ गया। अदब से पैसे नहीं कमाते आप, अदब तो एक कैथारसिस का नाम है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही है। अदब तो आपकी ज़ात की तस्कीन का नाम है। तो अदब तो इसलिए जो है वो आप समझें कि उसे इख्तियार किया था और आज तक वो सिलसिला जारी है। लेकिन आपको जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे कमाने के लिए अभी मैं तालिब इल्मी के दौर में ही था, तो एक अखबार ने, रोज़नामा सफ़ीर ने, जो अली काजी साहब ने शुरू किया था, जो KTN के मालिक थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मैट्रिक में मतलब अब मैट्रिक का दौर था और नताइज का इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे पास तर्जुमा करें। रोज़ में एक सिंधी या अंग्रेज़ी आर्टिकल या कोई कालम तर्जुमा करता था और वो उनके इदारती पेज पे मेरे नाम से छपता था। अच्छा। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने उनसे तनख्वाह भी तय नहीं की, वो तनख्वाह मांगी भी नहीं, और जब एक महीना हुआ तो उन्होंने मुझे उस ज़माने में 700 रुपये दिए, जो किसी फैक्ट्री मुलाजिम की तनख्वाह से डबल पैसे थे। यूँ सहाफ़त में मेरी हादसाती तौर पर आमद हुई और फिर ये सिलसिला जो है वो 2010 तक चलता रहा, जब तक मैंने कमीशन का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद फिर मैं तदरीस के शोबे में आ गया। तो इस दौरान देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो सहाफ़त है ना, ये मैदान खारज़ार है, बहुत ही मुश्किल एक मैदान है जहाँ ख़तरात से आपको लड़ना पड़ता है, जहाँ बहुत सारे माफियात से आपको लड़ना पड़ता है। बुनियादी तौर पे गुलाम रसूल भाई, आप मेरा शुमार उन लोगों में कर सकते हैं जो इस माशरे को तब्दील करना चाहते हैं, जो इस माशरे को में बेहतरी देखना चाहते हैं और वो जो बुराइयों के साथ लड़ना चाहते हैं।
तो ये चूँकि मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारी ज़ात पर किसी का साया था कि जहन में एक सौदा समा गया कि जनाब इस समाज को तब्दील करना है। ठीक है। सहाफ़त में आने का बुनियादी मकसद भी यही था। हाँ। और इस दौरान लोगों से लड़ते रहे। और अच्छा, इसमें एक बात ये है साबिर साहब कि अभी आपने जैसे जिक्र कर रहे हैं, आखिर वाला जो आपका पहलू है कि मुआशरे में सुधार पैदा हो जाए, आपने वो तो सहाफ़त छोड़ दी, अब आ गए तदरीस में। जी जी, काम वहाँ भी होता, काम आप यहाँ भी कर रहे हैं, तो आपने मुआशरे में सुधार पैदा करने के लिए जर्नलिज्म को क्यों छोड़ा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हुआ ये कि हम कहानियाँ लिखने वाले और ख्वाब देखने वाले लोग हैं। हाँ। और ख्वाब भी ऐसे जो खुली आंखों से देखते हैं। हाँ। तो हमने अपनी कहानियाँ जब लिखते थे तो हमारे किरदार जो है वो ऐसे होते थे जो मुआशरे को तब्दील करना चाहते थे। हाँ। अब जब बड़े हुए थोड़े से तो फिर सहाफ़त को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पता ही चला गुलाम रसूल भाई कि यहाँ पे मतलब कहानियों में आप समझें कि जिन और देव और इस किस्म की ताकतें जो है वो बुराई की अलामत होती थी ना, हमारे किरदार उनसे लड़ते थे। तो जब सहाफ़त में आए तो फिर यहाँ भी बड़े बड़े जिन थे जो मुआशरे को यरगमाल बनाया हुआ था, उनसे लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पता ही चला कि यहाँ जो जिन हैं, इस मुआशरे को जिन लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जो हमारी कहानियों वाले जिन्नात होते थे या देव होते थे, उनकी कहानी जादूगर होते थे छोटे। यहाँ हमने देखा कि सोसाइटी में बड़े बड़े जादूगर हैं। अच्छा। बड़े बड़े जिन्नात हैं और पूरी सोसाइटी को होस्टेज बनाया हुआ है। इसे तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप यकीन जाने, हम अपनी कोशिश करते रहे। फिर सोचा कि क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जो इस मुआशरे को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिन्हें इस मुआशरे की बागडोर संभालना है, तो क्यों ना उनकी जहन साजी की जाए। तो मुझे सहाफ़त से भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि एक ऐसी कौम की तामीर में मेरा हिस्सा हो। कहीं आप दिल बर्दाश्त तो नहीं हो गए थे सर? कतई नहीं। बड़े बड़े जिन जन्नात की आप बात कर रहे हैं। नहीं सर, असल में टकराने से डर लग रहा था। सर कतई नहीं। आप यकीन जाने, अगर मेरा आप प्रोफाइल देखेंगे तो मेरे क्रेडिट पर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट वो है, ख़बरें हैं, रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल सतह की हैं। मतलब मैं एक नहीं, तो जब आप इस कैलिबर पे रहे, मैं कह रहा हूँ ना, और मैंने बड़े जुर्रतमंदी से काम किया। आज भी प्रेस क्लब पर कोई 25-30 मेरे शागिर्द हैं, वो लोग जिनको मैंने सहाफ़त में मुतारिफ़ कराया है। अच्छा। वो लोग मेरे ख़यालात या मेरे जो नज़रियात हैं सहाफ़त में, उसके आज अमीन हैं और वो उसका प्रचार करते नज़र आते हैं। मेरे ख़यालात ख़त्म तो नहीं हुए ना। मैं आज भी लोगों की तरबियत करता हूँ सहाफ़त के हवाले से, उन्हें गाइड करता हूँ, उनकी क्लासें भी कभी कभी लेता हूँ। कुछ इस किस्म की क्लासें होती हैं। तो वो सफ़र तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। लेकिन देखें, बात यह है कि जिस ज़माने में मैं स्विच ओवर हुआ, उस ज़माने में मैंने महसूस किया कि सहाफ़त एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। जहाँ आपको रोज़गार के लिए आपके पास मुस्तकिल तौर पर, चाहे वो बहुत बड़ा चैनल हो, बहुत बड़ा अखबार हो, बहुत बड़ा कोई मीडिया हाउस हो, आप मुस्तकिल मुलाजिम नहीं होते। आप मालकान के रहमो करम पर होते हैं। मालकान जब चाहें आपको एक लेटर थमाकर आपको फ़ारिग कर सकते हैं। तो गुलाम रसूल भाई, जब आप मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, जब आपकी एज बढ़ती है, जब आप पे ज़िम्मेदारी आती है, तो आप सोचते हैं कि लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत ठहराव भी आना चाहिए। बुनियादी मकसद ये था। दूसरा ये था कि मैं तहक़ीक़ करना चाहता था, मैं कुछ अदब के लिए काम करना चाहता था, मैं इस शहर के लिए काम करना चाहता था। तारीख़ से मेरी बड़ा शग़फ़ है। मैं तारीख़ के जो गोशे हैं, कुछ आर्कियोलॉजी के मामलात हैं, उससे मैं जो है एक्सप्लोर करना चाह रहा था। मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है। मैं पाकिस्तान के दरिया, पहाड़, झीलें, समंदर, सहरा, ये सब मुझे बहुत ही एडमायर करते हैं और मैं इन सब की बार बार शेयर करता हूँ। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, उस पर लिखता हूँ। तो बुनियादी वजह ये थी। अच्छा, इसमें ये तो सारे एस्पेक्ट आपने बता दिए, सहाफ़त से किनारा कशी और ये सारे मामला। इसमें एक चीज़ है कि आम तौर पर जो सहाफ़ी है वो इसका गलत इस्तेमाल करता है और वो ग़ालिबन उसको, मेरा ख़्याल है कि एक्सप्लॉइट भी करते हैं जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं। तो
आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया कि सहाफ़ी का टैग आपके साथ लगा है, गुलाम किसी रसूल एक भाई, मखसूस अखबार का नाम आपके साथ लगा है? गुलाम रसूल भाई देखें, बात यह है कि हर एक शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सहाफ़त में बहुत डेडिकेटेड लोग मैंने देखे, ऐसे लोग जिन्होंने सहाफ़त के लिए अपना आप फना कर लिया, सख्तियाँ झेली, मुश्किलात बर्दाश्त की, क़ैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, मुकदमात का सामना किया, कस्मा पुरसी के हालात में रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपने जो उसूल थे उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो चट्टान की तरह डटे रहे। मेरे उस्ताद सैयद मुशर्रफ रज़ा जाफ़री, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन शख्सियात की जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात भी हैं और उनका कहीं ना कहीं अक्स नज़र आता है मेरी गुफ्तगू में या मेरी सहाफ़त में, तो उनमें एक सैयद मुशर्रफ रज़ा जाफ़री साहब भी थे। बाउसूल आदमी थे, बहुत ही शानदार सहाफ़ी थे, और ऐसा लगा कि उन्होंने सारे उसूल शायद हमारी ज़ात का कोई हिस्सा बना दिए। देखिए, मैं एक सिंधी अखबार का एडिटर रहा, ख़बरों का, और वो अखबार 4 जगहों से छपता था, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद और सक्खर से। मेरा अपना ज़ाती अखबार भी रहा, एक रोज़नामा आस, मैं उसका भी 2 साल एडिटर रहा हूँ। मैंने एक अंग्रेज़ी हफ्तरोज़ा भी हैदराबाद से जारी किया था, दी न्यूरॉन कोड के नाम से। मैंने कुछ मैगज़ीन भी जारी किए थे, एक बच्चों का मैगज़ीन है चिल्ड्रन टाइम्स, वो भी मैं काफ़ी अर्से निकालता रहा। इसके अलावा एक कराची से मैगज़ीन मैंने शुरू किया रुमासा, माहनामा रुमासा के नाम से, और प्रॉपर्टी तामीराती जो सनत है उस पर भी मेरा एक अखबार मैंने इंटरनेशनल मयार का शुरू किया था, जो दुबई भी जाता था, प्रॉपर्टी टुडे के नाम से। तो सहाफ़त में की जो पीक होती है वो होती है कि आप किसी अखबार की एडिटर बन जाएं। तो मैं वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ उस हाईएस्ट जो पीक थी, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को हाथ लगाकर खाली हाथों वापस आ गया। मैं इसी की वजह पूछना चाह रहा हूँ कि जब इस लेवल पर एक इंसान पहुँच जाता है तो फ़ायदा उठाने का टाइम है। हाँ सर, बिल्कुल फ़ायदा। अब आपने फ़ायदा उठाने के बजाय आप वो तमाम चीज़ें छोड़ कर के तदरीस की तरफ आ गए कि वहाँ पर एक टैग लगा है आपके साथ। मैं आम फहम जो बात है, जो माशरे के अंदर हमारे यहाँ जिसको बड़ा हम अहमियत देते हुए नज़र आते हैं और उसको बड़ा हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं, कि एक बंदा इस लेवल पर पहुँच जाए माशरती एतबार से, माशरे के, और वहाँ से आप छोड़ करके वापस तदरीस के अमल में आ जाएँ, आपको वहाँ पर ज़्यादा रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है बनिस्बत एक उस्ताद के कि आप 18 ग्रेड में, आप भले वहाँ पे 4 ग्रेड के हैं या 5 ग्रेड के हैं, लेकिन आपको फिर भी एक रेस्पेक्ट, एक प्रेस्टीज मिल रही है कि वो हो सहाफ़त से ताल्लुक़ है, एडिटर है, फ़लाने अखबार का है। जहाँ जाके खड़े होंगे, हाँ भाई टैग लगा हुआ है, सर आइए, जगह मिल रही है। इवन के इंतहाई माजरत के साथ हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं तो वो भी आपको रेस्पेक्ट दे रही हैं। आप एज ए टीचर जा कर के खड़े हो रहे हैं कि जी मैं उस्ताद हूँ, मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, फलाना XYZ थिंग्स लाइक दैट। वहाँ पर आपको वो ठीक है, उस्ताद ही है, मास्टर है। गुलाम रसूल भाई, ये सारा सर, ये थोड़ा सा देखिए, दो चीज़ें खोल के बताइए। दो चीज़ें हैं जी। अब मसला ये है कि आप के नज़दीक मयार क्या है, पहले तो मयार तय करें। अगर आपके नज़दीक मयार है पैसे कमाना और माशरे में एक टेक लगा कर चलना, तो फिर शायद आपकी बात दुरुस्त है कि सहाफ़त जो है वो ज़्यादा पुरज़ोर किस्म का और ताकतवर जो है वो प्रोफेशन है। और आज के दौर में सहाफ़त ने जिस तरीक़े से हमारी सोसाइटी में असर व रसूख इख्तियार किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि सहाफ़ी हो या सहाफ़त जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में। और इक़्तिदार के जो प्लेयर्स पहले या थम्स हुआ करते थे, उनमें हम इसको चौथा सतून तो बिल्कुल कहा करते थे, लेकिन अब अमली तौर पर इसने जो है वो पहली जगह बना ये जताना शुरू कर दिया कि जनाब हम हैं, हमें माने। पहले तो सिर्फ ज़बरदस्ती का कहा जाता था। तो इसको कोई शक नहीं, लेकिन अगर मयार आपका ये हो कि आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़ात की तस्कीन क्या है, आपका कितारसस क्या है, आप पुरसुकून जो है वो किस शोबे में होना चाहते हैं, तो देखें तदरीस से ज़्यादा काबिल एहतराम शोबा कोई नहीं है।
और एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर उस्ताद काबिल हो और सच्चा भी हो तो वली का दर्जा हासिल कर लेता। तो आप विलायत के दर्जे से क्यों उतारना चाहते हैं मुझे? नहीं सर, मैं नहीं उतारना चाहता, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर आप जैसी सोच के लोगों को बागी कहा जाता है। जी जी। तो आप तो जो है वो बगावत पर उतर आए हैं। तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। देखिए सर, सहाफ़त में दो किस्म के लोग होते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत में थोड़ा सा इसमें और मैं आपको कता कलामी चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में एक जुमला कहते हैं कि जी गो अगेंस्ट द विंड। बिल्कुल ऐसा ही है, हवाओं के बिल्कुल उसके अपोजिट आप चल रहे हैं। एक आपको हवा के रुख पर पतंग की तरह आप बुलंदियों को चले गए और फिर उन तमाम हवाओं के रुख को चीर करके वापस नीचे आना और अपनी मर्जी का काम करना, ये इस पर थोड़ा सा। आपने अच्छी बात की। देखिए गुलाम रसूल भाई, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं अपने आप को और मेरे जो असतज़ा थे वो मुझे बॉर्न जर्नलिस्ट कहते थे। हाँ। सहाफ़त में आपका विजन होता है, एक होती है न्यूज़ सेंस। हाँ। सहाफ़त में उस सहाफ़ी की वैल्यू होती है जिसका न्यूज़ सेंस अच्छा हो। एक न्यूज़ सेंस कह रहे हैं? न्यूज़ सेंस, ठीक है। एक ही इवेंट को बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। तो बेहतरीन और अच्छा सहाफ़ी वो है जिसका सेंस अच्छा हो, जो उस इवेंट में अपने मतलब की खबर निकाल लेता है। तो मैं खासा काम करता रहा, व्यूज़ मेरे तज़्ज़िये बड़े अच्छे हुआ करते थे एक ज़माने में। मैं चैनल्स के साथ भी वाबस्ता था और सियासी तौर पर ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने जो तज़्ज़िये मेरे या अखबारात में छपे या मैंने कभी टीवी पर पेश किए, तो इत्तेफाक है कि उसी किस्म के वाक़यात सियासी तौर पे जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ करते थे। ये भी इत्तेफाक ही कहिए इसको। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है कि सहाफ़त में भी एक अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि दो किस्म के लोग हैं, एक वो बहुत अच्छी किस्म की सहाफ़त करते हैं और एक वो लोग जिनका आपने ज़िक्र किया कि जिनकी वजह से सहाफ़त का ये मुक़द्दस पेशा आज मौज़ू बहस बना होता है। आज लोग उसको कमेंट कर रहे होते हैं, आज उन लोगों की वजह से सहाफ़त पे उंगलियां उठाई जाती हैं। एक तबका ये भी है। ठीक। अच्छा, अभी हम जो है वो क्या कहते हैं कॉल के अभी हम कॉल की तरफ जा रहे हैं। तो एक कॉलर हमारे साथ है, तो वो आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम साहब खैरियत से? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और साबिर फैयाज साहब को आपने बिठा रखा है। जी जी जी। तो एक सवाल मैं साबिर साहब से इनकी सहाफती दुनिया के हवाले से पूछना चाहूंगा। जी जी जी, साबिर साहब सुन रहे हैं आपको, तो आप सवाल कीजिए सर। जी सर। सर, आपने भी सहाफत के हवाले से बात की कि एक सहाफी जो है वो एक इवेंट में से अपने मर्जी की खबर निकाल लेता है, और आपका जो सहाफत का जमाना है वो माशाल्लाह उस जमाने का है कि जिस जमाने में सहाफत अखबार से शुरू हुई थी और वहां पर अखबार की जो शे सुर्खियां हुआ करती थी वो पूरी खबर की तफसील बताने के लिए काफी होती थी, कि उसमें एक यानी कि शायराना अंदाज में या जुमले की बुनत इस तरह की होती थी कि पढ़ने वाला उसकी तरफ राग़िब भी होता था और उसका दिल चाहता था कि इस खबर की तफसील को भी पढ़े। लेकिन उसके बाद से जब से ये मीडिया का यानी कि जो टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल्स पैदा हुए बहुत सारे, और उसके बाद जो एक सहाफत में तब्दीली आई, तो इसका असर अखबार पर भी पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी आप मुझे बताइएगा। कि और जो खबर की नौइयत और शेसुर्खी की नौइयत होती थी वो अब तकरार लफ्जी में तब्दील हो गई, कि जिस तरह हम चैनल पर सुनते हैं और वही चीज हमें वो खूबसूरती अखबार की खबर में या शेसुर्खी में अब नजर नहीं आती। तो इसकी क्या वजह है? क्या ज़बू हाली आई, या सहाफत में ये एक इसको हम कहेंगे तनज़ुली कहेंगे या तरक्की कहेंगे? आप इसको किस नजर से देखें? बहुत ही अहम आपने नुक्ता जो है उस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है सर। बात ये है कि आपने दुरुस्त बात की कि जब ये चैनल्स का आगाज़ होने लगा तो ये तकरीबन बात है कोई 2005 की, मुशर्रफ साहब का दौर था और प्राइवेट चैनल्स को लाइसेंस मिलना शुरू हो गए। ठीक है। अब बेशुमार मीडिया हाउसेस खुल गए, इतने सारे लोग तरबियत याफ्ता अखबारात में मौजूद नहीं थे। ऐसे में बेशुमार ऐसे लोग आ गए जिनका सहाफत के पेशे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर्स थे, दीगर शोबों के लोग थे, लॉयर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज़ोर खिताबत पर उसे समझते थे कि वही सहाफत है। चीखना चिल्लाना वो सहाफत में कभी एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ किस्म का पेशा रहा है। बहुत ही पढ़े लिखे इस शोबे से लोग वाबस्ता रहे हैं। और आपने शे सुर्खी की बात की,
तो ये वो ज़माना था जब बहुत ही पढ़े लिखे किस्म के लोग सहाफ़त में हुआ करते थे, अदब से भी उनकी वाबस्तगी हुआ करती थी। लेकिन अब जो दौर आ गया, देखें हमारे दौर में एक ख़ामी ये थी कि उर्दू अखबारात में शेह सुर्ख़ी में कभी भी आप अंग्रेज़ी अल्फाज को शामिल नहीं करते थे। अगर करते थे तो उसका रस्मुल ख़त उर्दू हुआ करता था। आज मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अखबार IMF को IMF अंग्रेज़ी जो उसकी एब्रिविएशन है वो दे रहे होते हैं। तो ये तनज़्ज़ुली है, अखबार का मयार नीचे आया है, इमला की बेशुमार गलतियाँ हैं। जिस तरह नॉन टेक्निकल गैर तरबियत याफ्ता लोग एक मशरूम की शक्ल में जिस तरह ये चैनल्स हो गए थे उसमें दाखिल हो गए, तो उसका मयार ये हुआ कि उनकी जो टिकर्स चल रहे होते हैं उसमें ना इमला दुरुस्त होता है, ना उसकी ग्रामर दुरुस्त होती है, और वो जो अनाउंसर या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जब वो बात कर रहे होते हैं तो ना उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त होता है, और बाज़ औक़ात तो हमें लगता है कि शायद वो उर्दू नहीं कोई और ज़ुबान बोल रहे हैं। लेकिन ये चैनल्स का हिस्सा हैं, इसमें कोई शक नहीं। सहाफ़त में भी तनज़्ज़ुली आई है, इसमें कोई शक नहीं कि अखबारात का मयार भी बहुत कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि अखबारात में अब पढ़े लिखे लोगों का जो रेशो है वो भी कम हो गया है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, और इसके साथ साथ एक और मैं ऐड करता चलूँ कि सहाफ़त पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार है। बेशुमार मीडिया हाउसेस आपने देखा, हमने देखा कि वो बंद हो रहे हैं। हमने देखा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद को चैनल्स ने फारिग कर दिया है, वो बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने देखा अखबारात बंद हो गए, अखबारात की कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी रीडरशिप कम हो गई है। तो ये सारे माशरती जो अवामिल हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं, और मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का मयार भी तनज़्ज़ुली का शिकार है, और इसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी गैर तरबियत याफ्ता होने की वजह से उनका मयार भी जो है वो अप टू मार्क नहीं है। ये दुरुस्त बात है। ठीक है। अच्छा जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो लाइव कॉल थी उसमें आपने जो है वो बहुत शहर हासिल उसका जवाब दिया। आपने जिस तरफ तवज्जो मबजूल कराई तो आपने एक चीज़ याद दिला दी कि जिसमें आपने ये कहा कि उर्दू का जो मयार है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया, ये नए नए मीडिया हाउसेस के पैदा होने की सूरत में कि जिसमें जो है वो अच्छे स्किलफुल माहिर तरीन लोग जो है वो उनका फुकदान हुआ, कि जिसमें जो है वो उर्दू में जो इमला की गलतियाँ हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि एक अच्छे न्यूज़ निजी चैनल जिसका बड़ा नाम है, तो उसमें न्यूज़ कास्टर ने जो है वो किताबचे को या किताबचा पढ़ने के बजाय कुत्ता बच्चा पढ़ दिया लाइव, तो वो बड़ा तनकीद का निशाना बना। तो थोड़ी सी इस तरफ भी तवज्जो, एक तो वो इमला की गलती थी या वो इस तरह की जो गलतियाँ लाइव हो जाती हैं, तो वो या तो जो न्यूज़ कास्टर है उसको नहीं पढ़ना आता, तो इसमें फ़र्क किस तरीके गुलाम रसूल भाई ये आपके ज़माने में सहाफ़त में क्या वाकई इस तरह की नहीं सर, उस ज़माने में तो एक एक लफ्ज़ पर जो है पकड़ होती थी, बिल्कुल पकड़ होती थी, और बाकायदा जुर्माने हुआ करते थे। अगर इमला या ग्रामर की कोई गलती छप जाती थी तो सब एडिटर को या शिफ्ट का जो इंचार्ज हुआ करता था उस पर जुर्माने किए जाते थे। एडिटर भी पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक दौड़ शुरू हुई है तो एक अफरा तफरी मच गई है पूरी सोसाइटी में। वो खबर ब्रेक करने के चक्कर में और टिकर्स के चक्कर में अफरा तफरी का शिकार होते हैं। उनके पास वक्त नहीं होता सोचने का, गौर करने का। और लाहमाला गुलाम रसूल भाई मुझे ये लगता है कि इन चैनल्स ने अपनी अफरा तफरी हमारे पूरे मुआशरे में तकसीम कर दी है। पूरा मुआशरा जो ये चैनल्स देखते हैं वो हमें देखते हैं अफरा तफरी का शिकार हैं, एक अनजाने जो है वो तेज़ रफ्तारी का शिकार हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों इतनी तेज़ रफ्तार हो रहे हैं तो कोई जवाब भी नहीं है भागने का। भी नहीं है। लेकिन हम सब मिन हैसुल कौम हमारे हवास जो है बाख्ता हैं, बिल्कुल इन मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स की तरह। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो आपका लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में से जो आपके रहे सहाफ़त के एतबार से, तो उसमें एक छोटा सा मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा। तो इसमें जैसे आपने मैगज़ीन का जिक्र किया कि आपने कुछ मैगज़ीन्स शुरू किए थे, उनको बंद करने की वजह क्या रही?
सर बात ये है कि वजह तो एक ही होती है, और वो वजह ये होती है कि जब कोई पब्लिशिंग हाउस अगर अपना वज़न ना उठा सके तो वो ज़्यादा देर चल नहीं पाता। आपके सहारे पब्लिशिंग हाउस ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि खसारे का सौदा अखबारात में या मैगज़ीन में इसकी दुनिया में चलता नहीं है। तो जो मैगज़ीन, जो इदारे कमर्शियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपना वज़न ख़ुद उठाने की ताकत रखते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, और जो मार्केटिंग किसी वजह से नहीं कर पाते वो बंद हो जाते हैं। मेरी मल्टीपल मसरूफ़ियत रही जिसकी वजह से शायद मैं मार्केटिंग का शोबा इतना मजबूत उस ज़माने में नहीं बना सका, जिसकी वजह से ज़्यादा अरसे नहीं चल सके, लेकिन चले। ये एक ख़ास हल्का इन्होंने पैदा किया, अपनी रीडरशिप पैदा की, हमें उसका फीडबैक मिला करता था। और आज भी जो उस दौर के कुछ लोग मिलते हैं तो इन मैगज़ीन के हवाले से फ़ीडबैक देते नज़र आते हैं। बिलखुसूस प्रॉपर्टी टुडे जो तामीराती सनत का पहला अखबार था, जो मैंने 2008 में कराची से शुरू किया था, तो ये ख़ासा मकबूल हुआ। और पाकिस्तान की तमाम जो सफ़े अव्वल के जो बिल्डर्स हैं वो उसका हिस्सा हुआ करते थे। उनके प्रोजेक्ट्स पे हम बड़े तज़िये पेश किया करते थे, मालूमात, बड़ा एक सर्कल था उसका, और वो बहुत ही कामयाब रहा। चलें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं से जारी रखूँगा। तो हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तिसाद खान। मुझे सब घर में प्यार से इनू कहते हैं, और आपको सब घर में प्यार से क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आ रही हूँ YouTube पर एक प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इनू की पहेलियाँ। आप मेरा प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको मेरा चैनल भी तो सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तिसाद खान। मुझे सब घर में प्यार से इनू कहते हैं, और आपको सब घर में प्यार से क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, वेलकम टू दिस प्रोग्राम अगेन, जेम कास्टिंग। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो साबिर फयाज साहब हैं, कि जिनकी बहुत सारे दायरे हैं, कि जिनमें इन्होंने जो है वो काम किए हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं, और आगे भी बड़ी अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि काम करने के हवाले से। अब मैं इनसे जो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो इनका एक पहलू नज़र आता है वो है तर्जुमा करने का।
तर्जुमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल फ़न है, इतना आसान नहीं है। तर्जुमा करने के लिए आपको ज़बानों पर एक अबूर हासिल करना होता है, तब जा कर के आप किसी चीज़ का तर्जुमा कर पाते हैं। अदरवाइज़ आप उस तर्जुमा करने की सूरत में जो ओरिजिनल या फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो अदबी चीज़ लिखी हुई है तो उसका हक़ अदा नहीं कर पाते। तो मैं अब जो फैयाज़ साहब से जो बात करने जा रहा हूँ, उन पर जो सवाल करूँगा, तो वो इन्होंने 2 किताबों के तर्जुमे किए हैं और वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी ज़बान की जो इनकी मादरी ज़बान नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस पर किस तरह से इन्होंने अबूर हासिल किया और किस तरह से ये ट्रांसलेशन के मामले को जो है वो अपने एक मखसूस अंदाज में अंजाम की तरफ पहुँचाया। तो साबिर फैयाज़ साहब, ये ट्रांसलेशन का सिलसिला आपने कैसे शुरू किया, इसका भी थोड़ा सा ज़रा हवाला दीजिए। सर, ये मैं थोड़ा बहुत तो जिक्र कर चुका हूँ कि एक अखबार सफ़ीर के नाम से उर्दू में निकला करता था, वो अपने ज़माने का एक अच्छा अखबार था, मकबूल अखबार था। तो वहाँ मुझे ऑफ़र हुई एक कॉलम या एक कोई आर्टिकल अंग्रेज़ी के अखबार उस ज़माने में आते थे हमारे यहाँ दूसरे रोज़, खलीज टाइम्स और गल्फ़ न्यूज़। तो वो एक आर्टिकल वहाँ से क्या करता था या फिर सिंधी जो अखबारात थे उनसे क्या करता था। तो सिंधी से जो मेरी वाक़फ़ियत है वो मुझे खुशकिस्मती मेरी ये रही कि मैं जिस महल्ले में मेरी रिहाइश थी वहाँ कुछ सिंधी फैमिलीज़ भी रिहाइश पजीर थी उस ज़माने में, और फ्रीक्वेंटली हमारा उनके घरों में आना जाना था। तो अजनबियत सिंधी के साथ नहीं रही, वाक़फ़ियत पैदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश की तो बोलने में भी कामयाब रहे। फिर जब 9th और 10th का मैट्रिक का ज़माना था तो सिंधी अदीबों से, शायरों से, दानिश्वरों से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो कोशिश यही थी कि सिंधी में गुफ्तगू क्या करते थे, उनकी मोहब्बतें कि उन्होंने हौसला अफजाई की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हुए कि सिंधी फ्रीक्वेंटली बोलने भी लगें, समझने भी लगें और लिखने भी लगें। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि एक बड़े सिंधी अखबारात का जो एक बड़ी सर्कुलेशन का अखबार था ख़बरों, मैं उसका एडिटर भी रहा। तो मेरी मादरी ज़बान उर्दू है और लेकिन मैं सिंधी पर मेरी दस्तरस रही। उसके फिर बाद एक सिंधी अखबार का मैं मालिक भी रहा, रोज़नामा आस, 2 साल वो भी मैंने चलाया है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ये काम किया। इसी दौरान फिर अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ़ आर्टिकल, कॉलम और मज़ामीन भी मैं उर्दू के कालिब में ढालता रहा। आजकल में एक सिंधी किताब कहानियों की है, गुल कुंदर साहब हैं, बड़े सिंधी के मारूफ अदीब और कहानीकार हैं, उनकी किताब है माई मुजाविर। उसको माई मुजाविर, हाँ, उसको मैं आजकल जो है वो उर्दू के कालिब में ढाल रहा हूँ और उम्मीद ये है कि कोई साल के इख्तिताम वो किताब छप कर आ जाए। अच्छा, तो आपने अभी जैसे इस किताब का जिक्र किया है, वो नाम अगर उसका देखा जाए तो वो नाम ही मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव सा है कि माई मुजाविर। तो सर इसको थोड़ा सा बता दें कि वो मुख्तलिफ कहानियों का मजमुआ है और उसमें एक कहानी जो है वो माई मुजाविर है, और उनका ख्याल ये था कि ये इस किताब की एक लीडिंग स्टोरी है। तो उन्होंने एक अट्रैक्शन भी था इस नाम में। तो अच्छी दिलचस्प किताब है और मेरा ख्याल है कि उर्दू में उर्दू पढ़ने वालों के लिए एक मुख्तलिफ फ्लेवर होगा, एक ऐसा फ्लेवर जिसमें सिंधी समाज की मुख्तलिफ जो उसके रंग हैं वो हमें यकजा नज़र आएंगे। उसमें सकाफ़त भी नज़र आएगी, देही ज़िंदगी भी नज़र आएगी, उनका तर्ज़ रिहाइश भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो एक अच्छी किताब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो साबित होगी उन क़ारीन के लिए जो तराजिम को पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, एक अच्छा मतलब इजाफ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने बता दिया कि किताब है, उस किताब का पर आप काम कर रहे हैं, तो इस किताब के अलावा भी आपने कुछ सिंधी से उर्दू में जी मैंने कई कहानियाँ मैंने की हैं जो वक्तन फ़वक्तन अखबारात में और मैगज़ीन में छपती रही हैं। अफसाने भी किए हैं और अंग्रेज़ी से भी की हैं कुछ। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा ज़्यादा काम जो है वो तवाज़ात अदब का था। अफसाने मैंने लिखे, कहानियाँ मैंने लिखी और कुछ तहक़ीक़ भी मैं करता रहा।
तो ठीक है। अब वो अभी जैसे आप ये जिक्र कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक तो तहकीक का आपने जिक्र किया कि तहकीक है, और मुख्तलिफ़ ज़बानों का आपने ज़िक्र किया, जिसमें एक जो है वो अभी यहाँ पर मेरे जो सुनने वाले हैं वो रह गया इसमें कि आप सराइकी ज़बान का भी आप। हाँ सर, वो ये सराइकी से और पंजाबी से और ये दो ज़बानों से इसलिए थोड़ा सी वाक़फ़ियत रही कि वो जो महल्ले में हमारे बचपन में आना जाना जिन घरानों में उनकी ये ज़बानें थी, तो ये ज़बानें भी अजनबी नहीं रही। और आप यकीन जाने ग़ुलाम रसूल भाई, जब मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ तो मुझे तो पाकिस्तान की कोई ज़बान अजनबी लगती नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि सारी मेरी मिट्टी की ज़बानें हैं, ये सारे मेरी धरती की ज़बानें हैं। ऐसा ही है। इन सारी ज़बानों में मुझे अपनायत नज़र आती हैं और इन सब का माफ़ी ज़मीर जो बयान किया जा रहा होता है वो मुझ तक कम्युनिकेट हो रहा होता है। मुमकिन है मैं उन्हें जवाब ना दे पाऊँ लेकिन समझता ज़रूर हूँ। हाँ देखें, बात तो बिल्कुल सही है कि जो साहिब ज़ौक़ हैं वो ज़बान में बड़ी खूबसूरती और ब्यूटी तलाश करते हैं, और हर ज़बान की अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल है जनाब। तो वो कोई भी ज़बान हो, आपकी मादरी ज़बान है, बेशक आपकी उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट यकीनी तौर पर होती है, लेकिन दूसरी ज़बानों के फ्लेवर्स जो हैं, मुझे ज़ाती सूरत में तो ऐसा लगता है कि हम एक से ज़्यादा ज़बानों पर जब दस्तरस रखते हैं तो हमारे सोचने के मयार चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, दुरुस्त कह रहे हैं। तो आप इस हवाले से आपकी ज़ात पर क्या फ़र्क पड़ा पॉजिटिव अंदाज में कि जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से आपकी जो वाक़फ़ियत रही या आपके साथ जो आगाही हुई मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ, तो उसने आपको क्या कुछ सिखाया, आपकी ज़ात पर क्या उसके असरात पड़े? सर आप ये समझें, अदबी अंदाज में अगर मैं उस पहलू को उजागर करवाना चाहूँ सर, आप ये समझें कि जो ज़बानें हैं और उनसे शनासाई है और जो फहमी है, उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप पर कई बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं। जी। और आप यकीन जानें कि ये हम सिंध में पैदा हुए और यहाँ दरियाए सिंध के बारे में एक बात मशहूर है कि जो इसका एक पानी पी ले एक मरतबा तो सिंध की मोहब्बत उसके खून में लहू की तरह दौड़ने लगती है। ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे सिंध से इश्क है, इसकी ज़बान से भी इश्क है, इसकी झीलों से, दरियाओं से, पहाड़ों से, इसके सहरा से। मैं सहराए थर पहुंच जाता हूं क्योंकि मुझे वो बड़ा मतलब उसमें एक अट्रैक्शन नज़र आती है, और सहरा की वसतों में जो है वो इंसान खोजता जाता है। मुझे समंदर बड़ा पसंद है, अपील करता है। मैं पहाड़ों पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसकी झीलें, जंगल, ये सारे के सारे जो फितरत के जो मनाजिर हैं हमारी धरती के, मुझे लगता है कि शायद ही मेरे अंदर बसते हैं कहीं। अब जैसे आपने वो तहकीक का जिक्र किया कि आप तहकीक की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं अपनी। तहकीक दो तरह की हैं, एक तो आपकी सयाहत वाली तहकीक है और दूसरी तहकीक आपकी अपनी जो अदबी मामलात हैं कि जिसमें आपने जिक्र किया था कि आपने एमफिल किया और उसमें इस्लामाबाद से आपने कुछ जी बिल्कुल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको प्राइस वगैरह का भी कोई नहीं सर, वो अभी वो असल में हुआ ऐसा कि एमफिल का जब मरहला आया तो मुझे लगा कि मुझे सिंध यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं जाना चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ जा रहे थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और वहाँ मुझे लगा कि शायद आसान सा एमफिल हो जाता होगा, जिस तरह का एक तासुर बनता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एंट्री टेस्ट में 2200 लोग आए हुए थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल उर्दू के टेस्ट के लिए 2200 लोग आए हुए थे और पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। और उसमें जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो तहरीरी इम्तिहान में 200 लोग कामयाब हुए थे, इत्तेफाक से एक में 2200 में से 200 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। जब इंटरव्यू हुआ तो सिर्फ 20 लोगों को उन्होंने एडमिशन दिया उन 2200 लोगों में से, तो खुशकिस्मती से एक मैं भी था। अच्छा। और पूरे सिंध से मैं अकेला था। और अब जब वो एमफिल जो है मुकम्मल हो चुका है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजलो करम ये है कि वो फर्स्ट पोजीशन भी मेरी ही बनी। तो ये सूरत हाल रही। इत्तेफाकात कहिए या पता नहीं क्या कहिए। अब इसमें यकीनी तौर पर देखें, आपने एमफिल का जिक्र किया है और उसमें आपकी फ़र्स्ट क्लास पोजीशन बनी है, तो तहकीक तो लाजमी बनती है उसके अंदर। अच्छा, इसमें दो तरह की तहकीक जैसे मैंने सवाल में जिक्र किया था, ये दस्तावेजी तहकीक है। ठीक है।
तो आपको दोनों में पैरेलल है या किसी एक तरफ वजन ज़्यादा है? देखिए सर, मैं सयाहत की तहकीक और ये वाली जो सर देखिए बात ये है कि जब सहाफ़त शुरू की तो मेरा जो एक्सपर्टी थी मेरी, जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी, वो थी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इन्वेस्टिगेटर, ठीक। और मैं इन्वेस्टिगेट करता था, स्टोरीज़ लेकर आया करता था, तलाश करता था। तो वो तहकीक की जहन तो है और दस्तावेज़ी तहकीक का भी है। वाक़यात को छान फटक करना, उनके पीछे जाना, तलाश करना, वो एक जो मुहिम जुई दरकार होती है इस काम के लिए, वो तो ज़ाहिर एक तरबियत का हिस्सा रही, मेरी ज़ात का हिस्सा रहा। तो अब मैं एक मेरा चैनल है इत्तेफाक से, उसका नाम है तारीख़ का नया सफ़र। मेरी आर्कियोलॉजी से, तारीख़ से बड़ी दिलचस्पी है। कभी कभी ग़ुलाम रसूल भाई मैं तसव्वुर करता हूँ कि शायद मैं भी तारीख़ के किसी पुराने किरदार का कोई हिस्सा हूँ। मैं मोहनजोदड़ो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई 5000 साल पुराने मोहनजोदड़ो का कोई हिस्सा हूँ। और मेरे तख़य्युल में, मेरे ख़याल में मुझे लगता है कि सामने जो एक ग्रेट बात है, वहाँ लोग नहा रहे होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ बाज़ार है और वहाँ मोहनजोदड़ो के लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ऊपर ऐवान है जहाँ उनके जो मुक़्तदिर हल्के हैं वो बैठ के कोई फ़ैसला कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आगे चल रहा हूँ और किसी गली से अचानक कोई आदमी सामने आ जाएगा और मुझे हाथ बढ़ाकर कहेगा कि मेरा नाम किंग प्लीट्स है और मैं मोहनजोदड़ो का हूँ। तो मैं जब तारीख़ी मकामात की पर जाता हूँ तो मुझे वो अपनी ज़ात में महसूस होने लगते हैं। तो मैं सवात में भी गया, वहाँ महमूद गज़नवी की मस्जिद थी और बुद्ध आखिरी जो बादशाह था, राजा गिरा, उसका 9 मंजिला महल था। तो मैंने उस पर भी जाकर काम किया, उसको भी बनाया। तो मैं जो है वादी नीलम भी गया, मैं लाहौर के तारीख़ी मकामात भी जाता हूँ, मैं थर भी गया, मैं सिंध में रनी कोट भी जाता हूँ। हैदराबाद को मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया, कच्चे किले, पक्के किले को, मीरों के जो है दरबारों को। इसके अलावा हैदराबाद की पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उस पर मैंने काम किया और मैं कोशिश करता हूँ कि उस ज़माने का हैदराबाद एक्सप्लोर किया जाए। मैं जब यहाँ हुसैनाबाद जाता हूँ और दरिया पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंग्रेज़ों के दौर पे वहाँ मछली मार्केट लगती थी और वहाँ जो आवाज़ें लगाया करते थे मछेरे मछलियाँ जमा करके, मुझे महसूस हुआ कि इस किस्म का कोई बाज़ार आज भी लगा हुआ है। तो ये सारे मेरे जहन में बसते हैं और मैं जाकर इनकी सैर करता हूँ, उन्हें अपने देखने वालों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ और शायद थोड़ा बहुत शायद कामयाब भी हो जाता हूँ। साबिर साहब, आप माशाल्लाह जो है वो इमेजिनेटिव अप्रोच आपकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि बहुत आपने ऐसी पहलुओं को जो है वो छेड़ दिया है मेरे आगे कि जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट मौजूद है। तो जब कहीं जाते हैं तो इस हवाले से मैं सोच रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, उसको विजुअलाइज़ कर रहा होता हूँ बेसिकली कि यार ये इस तरीके से है तो यहाँ पर कोई संगतरी खड़ा होगा, यहाँ पे कोई ऐसे आ रहा होगा, वैसे जा रहा होगा, मामलात हैं। बड़ी आपकी तख़य्युलाती चीज़ जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तहकीक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो ज़िक्र की। इसमें आपने बीच में एक जिक्र किया यूट्यूब चैनल का। जी जी, कि आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। उसका नाम आपने रखा हुआ है कि तारीख़ का नया सफ़र। नया सफ़र। ये तारीख़ का नया सफ़र कैसे है कि तारीख़ तो माजी है, नया सफ़र कैसे है? बहुत अच्छी बात की आपने ग़ुलाम रसूल भाई। देखें, तारीख़ का सफ़र तो जारी है, हर एक लम्हा तारीख़ बनता जाता है और उसमें मुस्तकिल तौर पर उसका एक प्रोसेस है, एक इर्तिक़ा है उसका। नया सफ़र से मुराद ये है कि तारीख़ को मैं अपने अंदाज़ में देखना चाहता हूँ। वो तारीख़ जो गुज़र गई है, जो हमारी किताबों में महफूज है, जो हमारी दस्तावेज़ात का हिस्सा है, लेकिन उसी तारीख़ को मैं अपने अंदाज़ में देखना चाहता हूँ और अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर तारीख़ भी लोग अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिखाते हैं। हम तासुबात के मारे हुए लोग हैं, कुछ मज़हबी तासुबात हैं, कुछ गिरोही तासुबात हैं, कुछ लिसानी तासुबात हैं, कुछ इलाक़ों के तासुबात हैं, कुछ को एहसास बरतरी कहिए, कुछ को एहसास कमतरी कहिए। तो ये सारे हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है।
ऐसे माशरे में जब आप तारीख़ पर काम कर रहे होते हैं, खुश्क मौजू पे काम कर रहे होते हैं, मेरे लिए बड़ा आसानी था कि मैं कोई सियासत पे बात करता, लेकिन सियासत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं ऐसे पहलुओं को देखा जाए कि जिस पे कोई काम नहीं कर रहा। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसकी दस्तावेजी हैसियत हो, जिसमें मैं कुछ बता सकूँ, मैं कुछ तलाश कर सकूँ। ठीक है। मैं अगर सिंध का हीरो है होश मोहम्मद शीदी, तो मैं अगर उसकी तारीख़, उसकी ज़िंदगी को सामने ला रहा हूँ तो लाना चाहिए। मैं बतायो फ़कीर पे अगर काम करना चाह रहा हूँ तो वो एक कैरेक्टर है इस सिंध का। तो ये बेशुमार ऐसे पहलू हैं जो इस वक्त तहक़ीक़ तलब हैं और जिन पर हमारे यहाँ काम करने की बेहद ज़रूरत है। तो मेरे सामने मौज़ूआत बिखरे होते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल्स के होते थे, वो मेरे शागिर्द भी हैं, वो पूछते थे कि हमारे पास मौज़ूआत नहीं है। आप यकीन जाने मैं आँख बंद करता हूँ, तख़य्युल की परवाज़ जब होती है तो मौज़ूआत की एक लाइन लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने मौज़ूआत हैं, इतना काम है, वक्त नहीं है गुलाम रसूल भाई। अब जो है महसूस होता है कि वक्त की तंगी है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने जेम्स कास्टिंग के जो व्यूवर्स हैं और जेम्स टीवी के जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे आज के मेहमान हैं साबिर फैयाज़ साहब, उनका चैनल जिसका जिक्र इन्होंने किया, तारीख़ का नया सफ़र, ये अपने नाम में ही एक अनोखापन रखता है। तो जो लोग और जो सामीन और नाज़रीन हैं जो ये इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं इस तरह के मौज़ूआत के हवाले से पढ़ने की और देखने की और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के हवाले से, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है साबिर फैयाज़ साहब के ज़रिए कि इनका चैनल है, उनको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माजी के साथ और अपने माजी से जुड़ी हुई बहुत सारी तख्लीकी चीज़ों के साथ आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मज़ीद इस पर हवाले से, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। तहक़ीक़ में हैदराबाद की सतह पर फैयाज़ साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि हैदराबाद की सतह पर जो हमारे पास तारीख़ी मकामात हैं वो बड़े क़लील से हैं, ज़्यादा नहीं है, और जो हैं मौजूद तो उनको हमने बड़ी बेदर्दी के साथ तबाह बर्बाद कर दिया है और कुछ दहाने पर है। तो इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत तारीख़ी मकाम हैदराबाद की सतह पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ हम क्लास में जाके पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जब तारीख़ के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से कोई बात आ जाती है, बच्चों से सवाल करते हैं तो वो ब्लैंक फेसेस नज़र आते हैं। वो कहते हैं हैदराबाद में कौन सी तारीख़ी जगह है, यहाँ पे कौन सा ऐसा मकाम है। तो इसमें आप ज़रा कुछ एक दो मकामात मुझे अपने देखने वालों को बता दें ताकि मैं उनको रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि भाई फ़लाना जो है वो मेरा पॉडकास्ट देख लीजिएगा, उसमें जो है वो साबिर फैयाज़ साहब ने जो है उन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बताया है, तो ताकि वो उसको जाके एक्सप्लोर कर सकें। हैदराबाद की तारीख़ गुलाम रसूल भाई देखें, बड़ी मशहूर कहावत है कि जिन कौमों की कोई तारीख़ नहीं होती उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं होता। कौन समझेगा इस बात को? हैं सर, समझदार लोग हैं काफ़ी, इस कौम से आप नाउमीद ना हो। मुझे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो आप क्यों इतने नाउमीद होते हैं? माना इस जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए हम ये मैसेज सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बात ये है कि जिस ख़ित्ते में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो हैदराबाद का ख़ित्ता है, इसकी तारीख़ जो है वो ज़माने क़दीम में हज़ारों साल पुरानी तारीख़ का ये हामिल है ये ख़ित्ता। और ना सिर्फ निरोनकोट के ज़माने की बात नहीं है, आप इसको वादी सिंध की उस तहज़ीब का हिस्सा समझिए जिसका ताल्लुक़ मोहनजोदड़ो से जाके जुड़ता है। यहाँ इस मुकाम पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किले रहे हैं, मुख्तलिफ़ कौमें यहाँ आबाद रही हैं, यहाँ कदम कदम पे तारीख़ बिखरी पड़ी है, हम समेट नहीं पा रहे। ये वो ख़ित्ता है जो सिंध का हज़ारों सालों से दारुल हुकूमत रहा है। सिंध की सकाफ़त, ज़ुबान, तमद्दुन और इल्म व अदब ये उसका मरकज़ रहा है। यहाँ लगता है कि ये सारी चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ किताब की ज़ीनत रह गया है? नहीं सर, हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब मैं निकलता हूँ तो मुझे नज़र आते हैं कि इस धरती के लिए आज़ादी की जंगें लड़ने वाले लोग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मज़ारात हैं। हमें पता नहीं है, हम में से कितने लोग जानते हैं होश मोहम्मद शीदी का मज़ार कहाँ है? हाँ, नहीं पता। वो एक बड़ा जनरल था जिसने अंग्रेज़ों से जंग की थी, जो सिंध की आज़ादी का सिंबल है, सिंबल बना। हमें नहीं पता।
अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि ये होश मोहम्मद शीदी साहब का ही ये जो जुमला था कि मरसूं मरसूं हाँ, मरवेसूं सिंध न डेसूं, सराइकी का था। क्योंकि मीरों की जुबान जो है वो सराइकी थी। अच्छा। तो ये चूँकि ये होश मोहम्मद शीदी मीरों के एक ग़ुलाम थे, तोहफे में दिए गए थे एक अफ्रीकी मुल्क से। तो वो चूँकि लड़ाका थे तो मीरों की फ़ौज को लीड कर रहे थे, और अंग्रेज़ों से जो मयानी की फॉरेस्ट में जो एक बड़ी जंग हुई, उस जंग में इन्होंने ना सिर्फ अपनी जान भी कुर्बान की बल्कि ये नारा भी लगाया जो आज भी सिंध के जो आज़ादी का एक इस्तिआरा है। हाँ, अच्छा, बात ये सर कि हमारी बदकिस्मती देखिए कि शहर में जो किला है, कौमें आप देखेंगे यूरोप में जो 75 साल पुरानी इमारतें हैं वो उसे आसार अपना तारीख़ी वर्सा करार देती हैं, प्रिजर्व करती हैं। हमने ये किया कि हमने इस किले के अंदर अपने घर बनाए, हमने इस किले की फसील के साथ सेवरेज की लाइनें डाली, और वो लाइनें उस पानी से उसके किले को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। हमने ये किया कि उसकी बुनियादों में दुकानों की एक जंजीर तामीर कर ली। हमने ये किया कि इतने अजीम किले को जो है वो एक तजावुज़ात की एक अमाजगा बना दिया। और हमारा रवैया ये था कि एक तारीख़ी तख्ती जिस पर ग़ुलाम शाह कल्हड़ों ने, जो हैदराबाद के बानी हैं, जब ये किला बना रहे थे तो उन्होंने कुरानी एक आयत एक पत्थर पे कंधा करवा कर सदर दरवाज़े पर लगवाई थी, जिसमें एक दुआ थी, तर्जुमा थी कि अल्लाह इस शहर को आबाद फरमा। और अल्लाह ने उस ग़ुलाम शाह कल्हड़ों की दुआ कबूल की और हैदराबाद आबाद हुआ। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस किले की तामीर के नाम पर गुज़िश्ता दिनों वो सदर दरवाज़ा, किले का मरकज़ी दरवाज़ा मसमार कर दिया गया साजिश के तहत, और वो तख्ती जिसकी तारीख़ी हैसियत थी, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी करोड़ों रुपए कीमत थी, वो गायब कर दी गई है। और हमारी किसी सतह पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी सतह पर कोई हमारे दानिश्वरों ने, किसी तारीख़ के एक्सपर्ट्स ने, किसी सरकारी इदारे ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई। देखें, आपका मोबाइल अगर स्नेच हो जाए तो आपकी FIR कट जाती है। इन जालिमों ने इस कौम की तारीख चोरी कर ली है, कोई FIR दाखिल नहीं हुई है। मेरा दिल दुखता है, कुड़ता है, मैं देखता हूँ ये चीज़ें और मैं अपने व्लॉग्स में इनको अपना मौजू बनाता हूँ। तो हमारी तारीख चोरी कर ली गई है। और मज़े की बताऊँ मैं आपको, शायद हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके लोग भी बेखबर हैं, हमारे अखबारात भी इस पर खामोश हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना बड़ा वाक़या, हम किले से अगर आप गुजरें तो आप देखेंगे कभी वहाँ पर एक बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था पहले। हाँ बिल्कुल यार, वो मसमार हो चुका है। और किसने किया है? रेनोवेशन के नाम पर ठेकेदारों ने किया है, उसको उतार के ले गए। वो जनाब उस चोरी करने के लिए दरवाज़ा गिराया गया है। वो किला जिसकी जो शिकस्ता होकर उसकी फसील फिर भी नहीं गिर रही है, वो सदर दरवाज़ा कैसे गिर जाएगा? जी, वो तो मजबूत हालत में था। वो बिल्कुल जो क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुजरिमाना तौर पर उसको गिराया है। मैं इंकशाफ कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और वहाँ से चोरी किया गया है। और आपको शायद कुछ दिनों में पता चले कि इंटरनेशनल मार्केट में शायद वो बिक भी रही हो, या शायद बिक चुकी हो, या शायद स्मगल हो चुकी हो। ये और हमारा कल्चर डिपार्टमेंट, हमारे जो हैं करता धरता, हमारे वो लोग जो सिंध से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसकी तारीख़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इस पर कुछ भी मतलब वो नहीं किया। और बिल्कुल एक खामोशी से, मुजरिमाना खामोशी नज़र आती है मुझे, और बड़ा अफसोस होता है। तो इस तरह ये इतना बड़ा जो आपने एक पहलू बताया है साबिर फैयाज साहब, तो इस पर बात पहुंचाने के लिए कोई ऐसी नहीं है, कोई हमारे पास चैनल के जिसके ज़रिए हम इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें? ग़ुलाम रसूल भाई, बदकिस्मती कही है, मैं सियासत का आदमी नहीं हूँ। हाँ। मैं तो एक शहर के एक, चूँकि मैं पैदा हुआ हूँ, शहर से मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है। तो ये हवाओं का शहर है, ये गुलाबी सुरमई शामों का शहर है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इस शहर की ऑनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। कौन है यहाँ पर जो कहता है ये मेरा शहर है और उसके साथ जुल्म नहीं होने दूंगा? मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सियासत हमारा मौजू नहीं है, लेकिन सर आप इस शहर के बेटे हैं, इसकी ऑनरशिप तो लें। इसके इदारे, इसकी इमारतें, इसकी तारीख, इसकी सकाफत, ये तबाह हो रही है सर।
मामला ये है साबिर साहब कि आप जो दर्द रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में भी है, हम इनफरादी हैसियत में भी जो है इसको ऑन नहीं कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये हमारा असासा है, हमारी पहचान सब है, बेसिक शहर की कैफियत पहचान है। सब अच्छा, मैं एक चीज़ और, ये अक्सर में जिक्र रहता है मेरा घर में या कहीं दोस्तों के साथ होते हैं, तो जब भी उस किले के सामने से गुजर होता है तो दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक करती है, वो ये कि हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो आज इससे हम कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, कितने टूरिस्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं शहर के। सर बात ये है कि आपने एक सवाल मुझसे किया था ना कि आज के हम किसी तालिब इल्म को क्या बताएंगे कि हमारी तारीख क्या है, क्या दिखाएंगे। बाहर से आपका कोई यूरोप से कोई दोस्त आता है और कहता है कि मुझे आप हैदराबाद की आर्कियोलॉजी दिखाएं, तो आप क्या दिखाएंगे? आप उस किले को दिखाएंगे जिसकी फसील चारों तरफ से गिर रही है, या उस किले को दिखाएंगे जिसकी जड़ों पे दुकानें कायम करके पूरी जंजीर तामीर कर दी गई है? मैं लाहौर जाता हूँ, वो भी किला इसी दौर में तकरीबन तामीर हुआ, शाही किला औरंगजेब आलमगीर के दौर में। जी 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 जी, वो उसकी रिनोवेशन करते नजर आते हैं। वो ईंटें जो शिकस्ता होकर झड़ रही होती हैं, उसी किस्म की ईंटें निकाल कर वो दूसरी लगा रहे होते हैं। देखिए, वो भी पाकिस्तान है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। जी जी, लेकिन हम शायद बेहिस से लोग हैं, या हमें शायद तारीख या आर्कियोलॉजी की अहमियत से का अंदाज़ा नहीं है। मैं एक और चीज़ उसमें आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो किला था आज़ादी के बाद, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, पहले से ही इसी तरीके से आबाद था, या ये बाद में इस तरह से आबाद हुआ है कि जिस तरह से आबादी हमें नजर आ रही है? इसकी तारीख क्या है? जब माइग्रेशन हुई तो एक बहुत बड़ी आबादी का फ्लो यहाँ पर आया। अच्छा, वो जो लोग आए थे, आप हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। उन पर हमले हुए थे, उनके लोग शहीद हुए थे, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो मुख्तलिफ जो सरकारी इमारत थी उनमें उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें शिफ्ट किया गया दीगर इलाकों में। किले में भी एक बड़ी आबादी आबाद हुई, और बदकिस्मती ये रही कि आज तक आबाद है। 3 मरतबा ऐसा हुआ तारीख में, क्या 3 मरतबा ऐसा हुआ कि सरकारी सतह पर उन्हें मुतबादिल रिहाइश गाहें फराहम की गई। लोग वहाँ गए, मकानात बनाए, लेकिन फिर शायद किले से उन्हें इश्क हो गया कि वो फिर वापस आ गए, और उसकी एक एक फसील को जब तक वो गिरा नहीं रहे, वो वहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे। ये बदकिस्मती कही है। और ये आप समझें कि अच्छा, मैं इसमें जो है वो कानूनी तौर पर थोड़ा सा, मैं अगर आपकी इस पे नज़र हो तो बताइए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये इख्तियार रखती है कि वो उसको ज़बरदस्ती बज़ोर बाजू उसको खाली करा सके? सर मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसको प्रिजर्व करने के वहाँ पर नहीं, जब कोई नहीं रहेगा आपको अल्टरनेटिव। वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है। मैं आर्कियोलॉजी पे काम किया करता था, मैं उनसे मुलाकातें मेरी रहती थी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर। एक दफ़ा उनके डायरेक्टर ने मुझे कहा कि यह कानून है, एक्सेस करता है, अभी मौजूद है, काबिल अमल है, मतलब मुअत्तल नहीं है। अच्छा, जिसके तहत किले की फसील के 10 फीट के अंदर आप कोई तामीर नहीं कर सकते। किले की फसील के 10 फीट के अंदर आप कोई तामीर नहीं कर सकते, लेकिन हमने किले की फसील के अंदर दुकानें बनाई हुई है। सर ये अलमिया है सर, ये तो मैं तो इसको तारीख़ी ख़ुदकुशी कहूँगा ना। आप तो ये समझे कि अगर आप ये समझे कोई गैर मुल्क की आप पर हमला आवर होते हैं और वो बम बरसाते हैं, रॉकेट बरसाते हैं और आपके तारीख़ी इमारत तबाह कर देते हैं, शायद इतनी तबाही ना होती हो जो हमने अपने हाथों से की हुई है। और असल चीज़ ग़ुलाम रसूल भाई, एहसास ज़िया जो जाता रहा है वो इससे बड़ी तबाही है कि हमें एहसास भी नहीं है। हज़ारों लोग रोज़ाना किले के सामने से सफ़र करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कोई रुक कर एक चंद सेकंड्स के लिए किले के दरवाजे को देखकर उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता होगा कि चंद माह पहले यहाँ पर कोई दरवाज़ा था एक बड़ा। सबसे बात ये है ना कि अभी जैसे आपने जिक्र किया है बीच में कि हम वाकई बेहस हो गए हैं, और बेहोश होने के साथ साथ हमने अपनी तारीख़ बच्चों तक पहुँचाई नहीं है। हमारे पास कुछ है नहीं, हमने दिया नहीं, जो था हमने उसको बर्बाद कर दिया। अब जो नई नस्ल है उसको परवाही नहीं है कि जी हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। वो तो अपने मोबाइल के अंदर अपने किले खुद बना रहे,
क्या बात है गुलाम रसूल भाई, थोड़ी सी मेरी मेरी मैं आपसे डिफर करूँगा। हाँ, वो मैं इस जो नौजवान नस्ल है, आप यकीन जाने मुझे इसमें कई स्टार्स नज़र आते हैं। अच्छा, आप यकीन जाने मैं इतना पुरुमीद हूँ इससे। मैं ये देखता हूँ कि इनमें मसलिहत नहीं है पुरानी लोगों की तरह। मैं देखता हूँ ये डरे सहमे नहीं है। हाँ, ये पूरे एतमाद से अपनी बात करते हैं, अपने ख़यालात को पेश करते हैं और उसकी तलाश में निकल खड़े होते हैं। हाँ, ये एक मुख्तलिफ जो है वो जनरेशन है, हाँ, और चूँकि वक्त बदल रहा है तो हमें इसी बदलते हुए माहौल में बदलती हुई नज़र से इनको देखना पड़ेगी। ये वो लोग हैं, यकीन जाने, जो पुरानी जो नस्ल थी हमारी, वो सियासी तौर पे डिप्रेस थी, खौफज़दा थी, वो मसलहत का शिकार थे। लेकिन ये नस्ल बड़े बहादुर लोग हैं। ये अपने ख़यालात, जो उन्हें अच्छा लगता है उसको सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। जॉन कीट्स जो है वो अंग्रेज़ी के क्या शानदार शायर थे सर। वो ये कहते हैं कि हुस्न जो है वो सच्चाई है और सच्चाई हुस्न है। तो मुझे लगता है ये जो जनरेशन है ये इससे सच्चाई को तलाश कर लिया है। जी जी। अच्छा, ऐसे ही तारीख़ी इमारतों की अगर बात हो रही है हमारा, और आपकी तहक़ीक़ भी है इस मख़सूस एरिए की तरफ, तो इसमें कुछ अरसे पहले मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न और बहनोई भी हैं, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं सऊदीया में। तो उन्होंने जो है वो मुझे जिक्र किया कि यार गुलाम रसूल के हैदराबाद में कोई मुखी हाउस है। आहा, क्या बात है। तो उन्होंने मुझे जो है वो लिंक वगैरह सब सेंड किया। मैं सरप्राइज़ रहा सुन करके, नहीं वहाँ बैठे हैं तो यहाँ मुखी हाउस मैंने तो कहीं नहीं देखा हैदराबाद में। तो चप्पा चप्पा छान के बैठा, हैदराबाद है कितना बड़ा। तो उसमें जो है वो उन्होंने फिर मुझे इज़हार किया। बहरहाल मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उसको सर्वे किया, देखा, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। मुझे टारगेट करके बताया कि मेरी फ़लानी जगह पे। यार यहाँ से तो मैं रोज़ाना गुजरता हूँ, हफ्ते में 2-3 चक्कर तो मेरे लगते हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। बहरहाल उसको फिर तलाश किया खुसूसी तौर पर। मैंने सर मुखी हाउस भी हमारी तारीख है। मुखी हाउस में वहाँ पहुँचा साबिर भाई, मेरी हैरानगी की मैं ओज पर था कि वो जिस लेवल का और जो तर्ज तामीर अंदर है और जिस तरीके की रिहाइश है, और उस पर वो जो पुराना जितना भी स्टफ़ मौजूद था, शुक्र है कि उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा है। और वो जो तस्वीरी अंदाज में चीज़ों को बताया, तो मैं तो उस माहौल के अंदर ऐसा महव हुआ कि मैं तो गुम होकर के रह गया। मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ पे कहीं जवाहरलाल नेहरू के साथ कहीं घूम रहा हूँ। अच्छा, आपने अच्छी मुखी हाउस का जिक्र किया, तो लेकिन उसके हवाले से आप लेकिन लेकिन जितना मुझे पता था, मैं जितना महसूस कर सका उतना मैंने आपसे। लेकिन सर देखिए, बात ये कि जो हम अपनी जो रवैये हैं हमारे तारीख़ी इमारत के साथ, उसका जो हम मातम कर रहे थे, तो उसमें एक इसे भी शामिल कर लिया मुखी हाउस को भी। और उसकी वजह ये है कि कुछ चंद साल पहले तक आप हैरान होंगे कि इससे लड़कियों के स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक तारीख़ी इमारत जिसकी तारीख़ी हैसियत है, जो किसी हिंदू सेठ ने अपनी फैमिली के लिए बड़े लग्जरियस अंदाज में तामीर की थी। ये वो इमारत है जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के सफ़े अव्वल के रहनुमा आते रहे। इसके अलावा ये हिंदुस्तान का कौंसलेट यहाँ पाकिस्तान में पहला रहा। अच्छा, ये सब चीज़ें होने के बावजूद हमारा रवैया आप देखिए कि चंद साल कबल ये लड़कियों का स्कूल था, फ्रीक्वेंटली यहाँ लोग आते जाते थे। इसका फर्नीचर, इसकी खिड़कियाँ, इसके दरवाजे, उसको तबाह व बर्बाद किया था। ये तो खासे पैसे लगाकर अभी बहाल किया गया ओरिजिनल हालत में, उसकी अपनी असल हालत में जी। लेकर के। ऐसे सर कई मुकामात हैं हैदराबाद पर, आपको कदम कदम पर तारीख सांस लेती नज़र आएगी। आप जो है गुलाम शाह कल्हड़ों के मज़ार पे चले जाएं, वो हैदराबाद के बानी थे। वो एक किला कच्चा सा बना हुआ है। आप मीरों के कुब्बे चले जाएं, जो मज़ारात हैं उन फरमा रवाओं के, मीर बरादरान के, जो हैदराबाद के हाकिम थे। आप बेशुमार जगहें हैदराबाद में, आपको कच्चा किला हमारी तारीख़ का एक बड़ा मतलब वो एक सिंबल है, शहर के दरमियान में नज़र आता है। और ये आपको याद दिलाता है आते जाते हुए कि जदीद इमारत जो हैदराबाद में आप वजूद में आ रही हैं, उसके उनके दरमियान में कहीं तारीख़ी। अच्छा, ये
मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बड़ा मेरी भी दिलचस्पी है इसमें। कच्चे किले के बारे में थोड़ी सी तारीख बताइए कि ये कितनी पुरानी है, अच्छा, किन लोगों का बनाया हुआ ठीक है, है। इसका मकसद क्या था बनाने का, ये मिट्टी से ही क्यों बना हुआ है और आज तक कायम है, बरसातें होती हैं, तूफान आते हैं, ये अभी भी बरकरार है, तो इसके पीछे सारे। सर बात ये है कि आजकल जो किताबें दस्तियाब हैं अगर आप उन्हें पढ़ेंगे हाँ तो आपको ये लिखा नज़र आएगा कि ये किला ग़ुलाम शाह कल्हड़ों ने तामीर किया था। अच्छा, ये वाला भी पक्का किला से कुछ चंद साल कबल। अच्छा, और इसके दो मकासद थे उस दौर पे। हाँ। एक तो ये था कि जो पक्का किला तामीर किया जा रहा था तो उसकी तामीर के लिए पूरे हिंदुस्तान से हुनरमंदों को जमा किया गया था और उनकी रिहाइश इस कच्चे किले में रखी गई थी। एक तो ये कॉन्सेप्ट नज़र आता है। दूसरा ये कि जब दरिया हमारा जो गिद्दू बंदर है, यहाँ से समंदर के रास्ते, समंदर से यहाँ तक दरियाई रास्ते से तिजारत हुआ करती थी, माल बरदार जहाज़ आया करते थे और यूरोप से काफ़ी ख़रीदार आया करते थे जो जब शहर में दाखिल होते थे तो यहाँ एक चौकी होती थी और उस चौकी पर एंट्री की जाती थी गैर मुल्कियों की और उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। होती थी। तो ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन अब बात यह है कि वहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनका नाम है मोहम्मद शाह मक्की। मोहम्मद शाह मक्की जो है वो 1000 कुछ हिजरी में मक्के से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्हें यहाँ का हाकिम बनाकर भेजा गया था। तो वहाँ जो मज़ारात पे जो अशार हैं फ़ारसी के, जी जी, उसमें जो दर्ज अगर आप देखें तो वो 1061 है या 1063 है, इस तरह का हिजरी का। अच्छा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ग़ुलाम शाह कल्हड़ों से पहले भी इस मुकाम पर एक किला था, हाँ, उसकी रेनोवेशन शायद इन्होंने की और इसकी वजह से कई लोगों ने इस मुग़ालते की बुनियाद पर इस किले को ग़ुलाम शाह कल्हड़ों से मंसूब कर दिया। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि ग़ुलाम शाह कल्हड़ों से बहुत पहले भी हज़रत शाह मक्की का यहाँ मज़ार था और अच्छा, वहाँ पहले था जी, वहाँ मज़ार था और वहाँ पर एक किला था। मुमकिन है इन्होंने उसको कुछ बढ़ावा दिया हो। तारीख़ में एक और भी वाक़या मिलता है, जो एक किताब है जवाहिर अब्बासिया, मुस्तनद किताब है तारीख़ की, उसमें एक अजीब वाक़या भी मिलता है। उसमें ये कि जब ग़ुलाम शाह कल्हड़ों ने तामीर किया पक्का किला तो इस कच्चे किले की ऊंचाई उससे ज़्यादा थी। कच्चा किला बुलंद था, पक्का किला कुछ कम था। तो वक्त के बादशाह को ज़ाहिर है कैसे गवारा हो सकता था कि उसका बनाया हुआ किला जब तारीख़ में लिखा जाए तो वो जो है पस्त हो और एक दूसरा कच्चा किला बुलंद हो उससे। तो कहते हैं कि उसके हुक्म पर इसकी जो ऊंचाई है वो कम की गई और ये भी तारीख़ की किताबों में दर्ज है अगर पढ़ा जाए कि उसकी ऊंचाई कम करने के बाद ग़ुलाम शाह कल्हड़ों ख़ुद फालिज का शिकार हो गए और उसके बाद वो मफलूज हो गए। तो ये भी उस ज़माने के लोगों का ख्याल था कि ग़ुलाम शाह कल्हड़ों को ये सज़ा मिली है हज़रत शाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ऊंचाई कम करने की वजह से। ठीक हो गया, बिल्कुल इसमें तो कुछ सदाकत थोड़ी बहुत नज़र आती है। और साबिर साहब, मेरा दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं आज के आपकी सेटिंग के साथ जो है वो इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, लेकिन वक्त की पाबंदी जो है वो हाइल है हमारे आगे। बहुत सारे और सवालात ऐसे हैं कि जिस पर आपसे बात करनी है, लेकिन बदकिस्मती के टाइम जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। बहरहाल जितना भी आज मेरे आपके साथ बैठ कर के गुफ्तगू हुई है तो वो बड़ी शायर हासिल गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका प्रोग्राम के अख्तिताम पर जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है वो तशरीफ़ लेकर आए और बहुत सारे पहलुओं पर आपने रोशनी डाली और बड़े अच्छे अंदाज में आपने चीज़ों को वजाहत के साथ बताया। ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में हमारा जो शहर हैदराबाद है वो उसकी बहुत सारी निस्बतें हैं, जिसकी शोहरत है, जो शोहरत की वजूहात हैं, उनमें से एक तारीख़ी मकामात हैं जिस पर आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को बयान किया है। प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पैगाम आखिर में आप क्या देना चाहेंगे हमारी इस जेम्स टीवी के हवाले से और हमारे इस जेम्स कास्टिंग के हवाले से। ग़ुलाम रसूल भाई, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, मुझे भी बड़ा मज़ा आया और वक्तन फ़वक्तन मुझे यहाँ पर मेरा आना होता रहा है पहले भी। वक़ार साहब ने ये जो जेम्स टीवी का पूरा सेटअप लगाया है, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि इतना शानदार
एक इदारा उन्होंने जो है वो माशाल्लाह बनाया है, और अल्लाह इसको उरूज अता फरमाए। सारे काबिल लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, और मैं देखता हूँ कि जिस तरह टीवी चैनल्स में हम काम कर चुके हैं, जिस तरह टीवी चैनल्स में प्रोफेशनल अंदाज में सारे मामला चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबे होते हैं, इसी तरीके से उसी तर्ज पर वक़ार साहब ने माशाल्लाह जेम्स टीवी में रखे हैं, और आपने बड़ा शानदार अंदाज़ अपनाया, बड़ा मज़ा आया। और मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि शायद अभी प्रोग्राम हमारा दरमियान में पहुंचा होगा कि आपने कहा कि अख्ताम हो गया। तो बहुत बड़ा अच्छा माशाल्लाह मुलाकात, बहुत अच्छी आपने बातचीत की और बड़ा मज़ा आया। और कभी हम जो है वो शख्सियात को खोला करते थे, तो आज लगा कि आप भी खोल लेते हैं। बहुत शुक्रिया। सर कोशिश की है, अपने तहीं एक कुछ सीखने का अमल है, और मेरा ये मानना है कि सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, बस वो वक्त के साथ साथ अपनी हैसियतें चेंज करता है, उसमें तब्दीली आती है। सीखने का अंदाज़ जो है वो चेंज होता है वक्त के साथ साथ। अभी जैसे आपके साथ बैठ कर के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि जो मुझे वाकई मेरी अपनी टीचिंग के हवाले से बहुत हेल्प करेंगी। जब क्लास में खड़े होते हैं तो बच्चों से सवालात होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन के मामलात होते हैं। तो एक कुछ सवालात थे चंद, वो बड़ा तंग करते थे, खुसूसी तौर पर इन दो मशहूर जगहों के हवाले से, पक्का किला और कच्चा किला के हवाले से। तो आज के इस प्रोग्राम को हम इन्हीं अच्छी उम्मीदों और दुआओं के साथ इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब।